नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, कर्नाटक का चुनाव जो है वो जोर पकड़ता जा रहा है। कुल 224 सीटों के लिए 10 मई को मतदान है और 13 मई को नतीजे आएंगे। बहुमत के लिए किसी भी दल के पास 113 विधायक होने चाहिए, तभी उसकी सरकार बनेगी। 2018 में आप याद कीजिए कि बीजेपी को 104 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 80 और जेडीएस के खाते में 37 विधायक चुनकर आए थे। और इस तरह कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर 117 विधायकों के साथ सरकार बना ली थी। मगर बीजेपी ने 14 महीने के बाद ऑपरेशन लोटस के तहत कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिराकर अपनी सरकार बना ली। अब इस बार बीजेपी के आगे चुनौती है कि वो किसी भी तरह अपनी सरकार बचा ले या कांग्रेस के आगे घुटने टेक दे, क्योंकि राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद ये पहला राज्य है जहां से यात्रा गुजरी हो और वहां चुनाव हो रहे हैं। ये वही राज्य है जहां राहुल गांधी भारी बारिश में भीगते हुए भाषण देते रहे और पूरी दुनिया में पोस्टर बॉय बन गए। सुन लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं राहुल गांधी को। बारिश की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बारिश का संबंध इंदिरा गांधी से भी है, बारिश का संबंध राहुल गांधी से भी है और बारिश का संबंध प्रियंका गांधी से भी है। और आज इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बारिश का संबंध इन गांधी परिवारों का या इस गांधी परिवार का कर्नाटक से भी है। लेकिन सुनिए, पहली बारिश में भीगते हुए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। ठीक 6 महीने पहले 2 अक्टूबर 2022 का यह भाषण है, सुनिए जरा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी, रुकेगी नहीं। बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। गर्मी, तूफान, ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली, क्योंकि यही हिंदुस्तान का इतिहास है, यही हिंदुस्तान का डीएनए है। और बीजेपी ने भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हर चीज में 40% कमीशन लेते हैं और 13,000 स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि 40% कमीशन उनको देना पड़ रहा है। ना प्रधानमंत्री ने कार्रवाई की, ना चीफ मिनिस्टर ने। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। नोटबंदी और जीएसटी ने छोटे व्यापारियों का, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। पूरा का पूरा फायदा चुने हुए 2-3 बड़े उद्योगपतियों को मिल रहा है। एक तरफ बेरोजगारी तो दूसरी तरफ महंगाई। बीच में कर्नाटक और हिंदुस्तान की जनता, गरीब जनता पिस रही है। जितनी भी नफरत, जितनी भी हिंसा ये करेंगे, हम हिंदुस्तान को जोड़ेंगे। आप इतनी दूर से चले, बारिश में आप आज यहाँ खड़े हो, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये तस्वीर कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड नेता राहुल गांधी की बारिश में भीगती हुई तस्वीर कर्नाटक से है, जहां से राहुल गांधी पोस्टर बॉय बन गए। पूरी दुनिया में उनकी ये तस्वीर छाई रही। अब इसी राज्य में राहुल गांधी की सबसे ज्यादा दिन तक चलने वाली पदयात्रा बार बार बीजेपी को डरा रही है, क्योंकि बीजेपी भ्रष्टाचार के नाम पर घिरी हुई है। आप याद कीजिए कि 6 महीने पहले भी राहुल गांधी 40% की बात कर रहे थे और अब भी उसी 40% यानी 40% की सरकार की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता आदित्यनाथ योगी और सीएम वहां के स्मृति ईरानी, इन तमाम नेताओं के भाषण वहां हो रहे हैं। लेकिन हालत बहुत खराब नजर आ रही है बीजेपी की। ये फायर ब्रांड नेता हैं, लेकिन बीजेपी की हालत खराब है। दरअसल भाजपा के पास इस बार चुनाव में बाजी पलटने के लिए मुद्दों का अकाल पड़ गया है। और लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकल नेताओं ने महफिल सजा रखी है। 2 दिनों तक राहुल गांधी कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे थे और अब कल से लेकर आज तक प्रियंका मैदान में डटी रही। आज प्रियंका ने सुबह मैसूरू के मैलारी होटल में डोसा बनाया और मतदाताओं से मुलाकात की। डोसा बनाने के बाद जब आम सभा को संबोधित कर रही थी, तो इस डोसा की कहानी प्रियंका गांधी बयां कर रही थी। क्या कुछ कह रही थी ये आप देख रहे हैं तस्वीर। लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या कुछ अपने इस एक्सपीरियंस को साझा किया, जरा सुन लीजिए। आज सुबह मैं मैसूरू में मैलारी होटल में गई, आप जानते हैं, और मैंने देखा कर्नाटका का स्वाभिमान, कर्नाटका की मेहनत का मिसाल, जिसका होटल है
उन्होंने मुझे बताया कि उनके पिताजी ने ये काम शुरू किया था। बहुत गर्व से मुझे रसोई में ले गए और मुझे भी डोसा बनाना सिखाया, अच्छा बनाया। और उसी समय उनकी 23 साल की बेटी भी आई रसोई में। मैंने पूछा क्या करती हो? बोला मैं इंफोसिस में काम करती हूँ। मुझे इतना गर्व हुआ, मुझे लगा यही कर्नाटका है। मेहनत, ईमानदारी, अपनी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बचाते हुए भविष्य की ओर देखना और एक सौंदर्य भविष्य में भाग लेना। गर्व होता है मुझे आपके प्रदेश पे, आपकी मेहनत पे, आपकी ईमानदारी पे। लेकिन मैं एक बात बताती हूं, दुख भी हो रहा है, क्योंकि जब आप अपना वोट देते हैं, जब अपना समर्थन देते हैं, तो आप भरोसे के साथ देते हैं, विश्वास के साथ देते हैं। आज मुझे इसलिए पहचानते हैं क्योंकि मेरी दादी इंदिरा गांधी ने आपका विश्वास नहीं तोड़ा। तो यहां नाम ले रही थी अपनी दादी इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी ने आपका विश्वास नहीं तोड़ा। प्रियंका इसके बाद चिकमंगलुरु पहुंची। ये वही चिकमंगलुरु है जहां से इंदिरा गांधी ने कम बैक किया था। आपको याद होगा, लगभग आज की परिस्थिति भी वैसी ही नजर आ रही है। इंदिरा गांधी भी संसद से निष्कासित थीं और आज राहुल गांधी के साथ भी वैसा ही हाल है। कर्नाटक सोनिया गांधी के लिए भी कम बैक वाला स्टेट रहा है, जहां से बेल्लारी से सोनिया गांधी ने चुनावी मैदान में सुषमा स्वराज को हराकर संसद में दोबारा काबिज हुई थी। आज जब प्रियंका गांधी चिकमंगलुरु के मंच से अपनी दादी को याद कर रही थी, तब भी बारिश हो रही थी। देखिए क्या संयोग है कि इंदिरा गांधी ने भी बारिश में भीगते हुए ही भाषण दिया था और आज प्रियंका गांधी और आज से 6 महीने पहले राहुल गांधी सब इसी कर्नाटक में बारिश में भीग रहे हैं। जरा सुनिए प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं। मैं शारदा देवी से आ रही हूं। वहां जब मैं गई और वहां के शंकराचार्य जी से मैं मिली, तो उन्होंने मुझे पूछा कि इंदिरा जी यहीं से लड़ी थी कि नहीं। तो मैंने कहा जी चिकमंगलुरु से लड़ी थी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए। मैंने अपने भाई के लिए आशीर्वाद मांगा, उन्होंने आशीर्वाद दिया और मुझे कहा कि यहां पे मेरे पिताजी भी आए थे, इंदिरा जी भी आई थी, और जब इंदिरा जी आई तो उनके लिए एक संघर्ष का समय था। आज भी मेरे परिवार के लिए एक संघर्ष का समय है। 1978 में जब इंदिरा जी यहीं इसी मैदान में आई, उनके लिए संघर्ष का समय था। उस दिन भी इसी तरह बारिश आ रही थी। हम मानते हैं कि ये भगवान का आशीर्वाद है, बारिश शुभ है। तो ये एक बहुत भावनात्मक क्षण है मेरे लिए कि मैं आज आपके यहाँ सामने खड़ी हूँ, इसी मंच पर, इसी मैदान पर, उसी तरह के मौसम में। और आज दिल से अपने परिवार के तीनों पुश्तों से मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि जब इंदिरा जी का सबसे मुश्किल संघर्ष का समय था, तो यहां की जनता चिकमंगलुरु उसके साथ खड़ी रही। आप खड़े रहे और आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनके खिलाफ भी एक केस लगाया गया और उनको भी संसद से निकाला गया। आप उन्हें संसद में वापस लाए। आपने उन्हें आत्मविश्वास दिया कि नहीं, इस देश की जनता अभी भी आपके साथ है, इंदिरा जी आप लड़ो। आज उनके पोते राहुल गांधी को उसी तरह से फर्जी केस डालकर संसद से निकाल दिया गया है। और राहुल गांधी को भी पूरा विश्वास है, मेरे पूरे परिवार को विश्वास है कि इस देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। और ये भगवान का आशीर्वाद, शिव जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सच्चाई का संघर्ष कर रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद, शिव जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं।
चिकमंगलूर से ये भाषण प्रियंका गांधी और यहां पर राहुल गांधी के साथ जो कुछ हुआ और कैसे उसको कनेक्ट कर रही हैं प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी से, और यहां एक भावनात्मक लगाव इस प्रदेश से यानी कर्नाटक से और एक भावनात्मक लगाव चिकमंगलूर से। आपको वो जो चिकमंगलूर में जब इंदिरा गांधी गई थी तो याद होगा कि एक शेरनी 100 लंगूर चिकमंगलूर चिकमंगलूर, ये नारे खूब गूंजे थे। क्या ये नारे फिर से गूंजेंगे? क्या यहां कर्नाटक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जोड़ी कमाल दिखाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस ने भाजपा को कर्नाटक में बुरी तरह से घेर लिया है? क्या चुनाव से पहले ही बीजेपी पस्त हो गई है? सवाल बहुत हैं दोस्तों, जब आप ढूंढने की, खोजने की कोशिश करते हैं। और इसमें हमारा साथ देने के लिए इस वक्त स्टूडियो में तो नहीं लेकिन वर्चुअली हर जगह मौजूद हैं, अलग अलग जगहों से हमारे वरिष्ठ साथियों का पैनल। और इस वक्त आज फायर ब्रांड हमारे भी, देखिए उधर फायर ब्रांड तो हैं ही, इधर हमारे भी फायर ब्रांड हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी लौट के आ गए हैं और बहुत सारे साथी पूछा करते थे कि स्वामी जी आखिर गए कहाँ, तो आज आप सबके बीच आ चुके हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं, शायद वीडियो मीनू जी का डिस्कनेक्ट हो गया है लेकिन जल्दी जुड़ेंगी। मीनू जी का स्वागत है। हमारे साथ एक और फायर ब्रांड हमारे साथी संजय कुमार सिंह जी हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। और दीपक पाचपोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर बाद एक और साथी जुड़ेंगे, प्रशांत टंडन जी, आप सब जानते हैं, परिचित हैं उनसे भी। सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, दो भाषण, दो नहीं 3 भाषण अभी आप लोगों को सुनाया और सीधा आपके पास। पहले बोल चुका हूं, बारिश, भगवान की कृपा, 3 पीढ़ियों का साथ और कर्नाटक, और वहां से ये दक्षिण का द्वार कर्नाटक को कहा जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी एक तस्वीर साझा हुई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं को और वोटर्स को संबोधित करेंगे, मगर आज तक प्रधानमंत्री नदारद थे, कभी केरल घूम रहे थे तो कभी कहीं और कहा जा रहा है कि कर्नाटक में बीजेपी का वही हाल है जो एक छोटे से पहाड़ी प्रदेश हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने पहले था। और अगर इस हिसाब से देखा जाए जो कहा जा रहा है तो बीजेपी क्या चुनाव से पहले ही हथियार डाल चुकी है? क्या बीजेपी पहले ही पस्त हो गई है? समझने की कोशिश आपके जरिए करते हैं, किस रूप में देखते हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? देखिए राजीव जी, 2 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत यह है कि आप कोई मैच तब जीतते हैं जब आप बेहतर खेलते हैं, या तब जीतते हैं कि आपका विपक्षी खराब खेल खेलता है। इस बार जो कर्नाटक में हो रहा है कि कांग्रेस बेहतर खेल रही है और बीजेपी से फाउल्स कर रही है, वो कर रही है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। इसलिए जो एक प्लान से ज्यादा बीजेपी ने जिस प्रकार से कर्नाटका का इलेक्शन लड़ा है वो एक सिद्ध कर रहा है कि उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। दूसरा एक सिद्धांत है, अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ये कहता है कि जब एक ही चीज को बार बार आप रिपीट करते हैं तो पहली बार उसका बहुत ज्यादा फल मिलता है, फिर कम फल मिलता है, फिर वो फल कम होना शुरू हो जाता है। देखिए राजीव जी, एक घटना को देखिए, आप केवल एक घटना को देखिए। जिन लड़कियों ने, जिस बेटियों ने हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ाई है, जिन्होंने हमारे लिए पदक जीते हैं, आज वो सड़क पे प्रैक्टिस कर रही हैं। कितने शर्म की बात है। पूरा विश्व हमारे बारे में राजीव जी क्या सोच रहा होगा। ये लड़कियां जब ये पदक जीत के आई थी तो नरेंद्र मोदी जी ने इनके साथ फोटो खिंचवाई थी और बढ़ के हंस के फोटो खिंचाई थी, और आज इन बेटियों की बात कोई सुन नहीं रहा है। संदीप सिंह एक मंत्री हैं हरियाणा के, जिनके खिलाफ 1 साल पहले एक महिला कोच ने शिकायत की थी, आज तक उस लड़की को न्याय नहीं मिला है और संदीप सिंह मंत्री बने हुए हैं। ये बेशर्मी की राजीव जी हद है। ये कौन सा राष्ट्र प्रेम है? ये कौन सा राष्ट्र धर्म है? जिस देश में नारी को नहीं पूजा जाता, जिस देश में नारी की इज्जत नहीं की जाती, वो देश भारतवर्ष नहीं हो सकता। भारतवर्ष में नारी का हमेशा सम्मान होता है। और जिस प्रकार से किसानों को धोखा दिया गया, नौजवानों को धोखा दिया गया,
जो सेना में जाने वाले बच्चे हैं उनको धोखा दिया गया, छात्रों को बार बार राजीव जी धोखा दिया जा रहा है। तो अब सवाल जो एक इनका ट्रम्प कार्ड था, मोदी जी का चेहरा, वो लायबिलिटी बना। कर्नाटका के अंदर आपके स्टाफ कंपेयर्स कौन है? शाह जी, एक है नरेंद्र मोदी जी, योगी जी के डिविसिव पॉलिटिक्स और ये सिद्धांत को सिद्ध करना कि सारा का सारा इलेक्शन केवल गुजरात लड़ रहा है और जो कांग्रेस ने अच्छा काम किया है। आज कर्नाटका के अंदर जो सबसे बड़ा लिंगायत लीडर है उनमें से एक कांग्रेस के पास है। वो कलिंगा लीडर जो दो सबसे बड़े हैं उसमें से एक जेडीएस के पास है और एक कांग्रेस के पास है। सबसे बड़ा कर्नाटका के अंदर जो कुर्बा लीडर है वो कांग्रेस के पास है। कर्नाटका का सबसे बड़ा दलित लीडर अगर कोई है वो कांग्रेस के पास है। मुस्लिम्स को तो अलग छोड़ दीजिए आप। इसका मतलब ये है कि जो कास्ट कॉम्बिनेशन, बैकवर्ड्स की, फॉरवर्ड्स की, दलित्स की, आदिवासियों की, ये खेल इतनी खराब तरीके से खेला है। कल ही दो जेडीएस के पूर्व विधायकों ने, जिन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया था, नामांकन वापस ले लिया है। धारा बह निकली है। अब इस धारा को रोक पाना, इसीलिए केरला में माननीय मोदी जी घूम रहे हैं। और देश की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में राजीव जी क्या हो रही होगी, आप जरा कल्पना कीजिए। हमारे देश में कितने तो स्वर्ण पदक आते हैं ओलंपिक में और कॉमनवेल्थ गेम्स में, और जिन बच्चियों ने, हरियाणा की बच्चियों ने जिस प्रकार से मेहनत करके 6-6, 7-7 घंटे मेहनत करके फिर वो आने वाले हैं गेम्स, उन बच्चियों को प्रैक्टिस करने देने के बजाय 3 दिन से सड़क पे वो बैठी हुई हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। राजीव जी, देश की प्रतिष्ठा कैसे गिर रही है, भारत का डंका कैसे बज रहा है। शर्म की बात है राजीव जी। कर्नाटका में हिमाचल से ज्यादा बुरी हालत होगी। कर्नाटका के लोग बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, केरलाइट जैसे हैं, तमिलनाडु जैसे लोग हैं। वहां लोग शिक्षा दर अधिक है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। और अगर 50 सीट से ज्यादा बीजेपी को मिल गई तो मुझे उनकी बुद्धिमत्ता पे थोड़ा पुराना रिसर्च करना पड़ेगा, दोबारा सोचना पड़ेगा राजीव जी। जी 50 सीटें आप बोल रहे हैं। 50, हालांकि राहुल गांधी ने 40 पर समेट रखा है और 40%, 40 सीटें, सब कुछ 40। और कल तो अमलेंदु जी कुछ और कह रहे थे, लेकिन खैर वहां तक जाना नहीं चाहूंगा। सीधा आना चाहता हूं। स्वागत करता हूं मीनू जैन जी का एक बार फिर से। उनका वीडियो उस समय जब इनका स्वागत कर रहा था तो मीनू जी नहीं थी। एक बार फिर से मीनू जी स्वागत है और सीधा आपके पास आना चाहता हूं मीनू जी। बहुत कुछ हो रहा है। चिकमंगलूर आज बहुत याद आ रहा है। एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। तो इसी चिकमंगलूर से आज प्रियंका गांधी शेरनी की तरह दहाड़ रही थी और उधर दूर कहीं गरज रहे थे योगी आदित्यनाथ, कहीं और दूर स्मृति ईरानी भी थीं और एक मध्यम सी आवाज सुनाई दे रही थी देश के रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के ही नेता राजनाथ सिंह साहब का। ये सारी आवाजें जो हैं वो चिकमंगलूर से पहुंचते पहुंचते दब गई थीं और ऐसा लग रहा था कि कर्नाटक में अब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की आवाज सुनाई दे रही है। क्या कुछ आपको सुनाई दे रहा है? क्योंकि इसी के दम पर हम लिख रहे हैं कि कांग्रेस के प्लान के आगे बीजेपी कैसे हुई पस्त, इसका पोस्टमार्टम करने की हम कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए। मीनू जी। जी राजीव जी, आज जो प्रियंका का रोड शो था और उसके बाद जो रैली थी, जो उन्होंने संबोधन किया, तो जनता बहुत अच्छे से, एक तरीके से कनेक्शन, वाइब्रेशंस मिल रही थी। बहुत ज्यादा उत्साहित थी जनता और प्रियंका ने कनेक्ट बहुत अच्छे से किया। आपने नोटिस किया होगा प्रियंका ने इतनी खूबसूरती से राजीव गांधी की जो आईटी रिवॉल्यूशन थी, जो आईटी क्रांति जो राजीव गांधी ने की, जिसकी वजह से आज हम एक सॉफ्ट पावर बने हुए हैं। हम आईटी इंडस्ट्री के क्षेत्र में हमारा तूती बोलती है। जो बेंगलोर आज जिस वजह से सिलिकॉन वैली कहलाता है इंडिया की, तो उस चीज को प्रियंका गांधी ने पिन पॉइंट किया, जोड़ा, एक बड़ा अच्छा आत्मिक सा उदाहरण दिया कि मैं अपनी बेटी को विदेश में एडमिशन कराने गई तो स्टेशन पे खड़ी थी, तो वहां पर एक लड़का आया, उसने कहा आप प्रियंका हैं? मैंने कहा हाँ। तो मैंने पूछा आप क्या करते हैं? तो उससे बोला मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं यहाँ पे। और कहाँ से है? बोले बेंगलुरु से हूँ। तो जनता को बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि एक तो बेंगलोर जो है वो सिलिकॉन वैली है, यहाँ की आईटी हब है। दूसरे ये कि कर्नाटक से कितने लोग जाते हैं, कर्नाटक के लोग कितना, जो आईटी के क्षेत्र में उनका कितना दबदबा है, बहुत भारी संख्या में लोग हैं साउथ इंडिया से।
कर्नाटक अन्य राज्यों से भी, तेलुगु, तमिलनाडु और ये आपके आंध्र और तेलंगाना से बहुत बच्चे जाते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा उन्होंने कनेक्शन उनके साथ जोड़ा। वो और देखिए, जो अब जैसे प्रियंका जो बात करी, उन्होंने केवल विकास की बातें या जो पब्लिक से कनेक्ट जोड़ने वाली बातें हैं उनके बारे में उन्होंने कोई और बात नहीं की। बीजेपी का जो सांप्रदायिक है, ये आपके शो में कल भी बात हुई थी कि उसको जनता नकार रही है। उसका सामने उदाहरण है भी कि उनके नेता खुद बात नहीं करना चाह रहे हैं इन सांप्रदायिक मुद्दों के ऊपर। अब योगी जी ने की हो तो वो मैंने योगी जी की स्पीच क्योंकि सुनी नहीं है कि उन्होंने कुछ सांप्रदायिक तड़का लगाया या नहीं लगाया, पर मुझे लगता है नहीं लगाया होगा, क्योंकि खुद येदियुरप्पा ने कहा है कि ये सब बेकार के अनावश्यक मुद्दे थे जो लव जिहाद और हिजाब और ये आपने उठाए टीपू सुल्तान के। तो जनता जो है वो अपने बुनियादी मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहती है, इस बार चुनाव में अपना मतदान करना चाहती है, और कांग्रेस ने उस भावना को कैप्चर कर लिया है बहुत अच्छे से। देखिए, जो 40% कमीशन की सरकार, पेसीएम, जो 40% की सरकार है, हाँ, वो इस वक्त बहुत कमजोर विकेट पे खड़ी हुई है, क्योंकि जनता जो है भ्रष्टाचार से त्रस्त है। और अभी जैसे वहां स्वामी जी कि जनता वहां की पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो एक सांप्रदायिकता का मुद्दा है, एक लिमिट तक उससे प्रभावित हुई, उसके बाद उसको लगा कि ये हमारे काम का मुद्दा नहीं है, हम इसमें पीछे जा रहे हैं। देखिए, इसका प्रभाव ये भी हुआ था कि ये जो जब यहाँ सांप्रदायिकता इतनी ज्यादा बढ़ने लगी थी, तो यहाँ पे बेंगलुरु से शिफ्ट होने लगी थी जो आईटी इंडस्ट्रीज है, वो तेलंगाना की तरफ जाने लगे थे, आंध्र की तरफ जाने लगे थे, कि यहाँ पे अनरेस्ट हो गया है, अशांति है, सांप्रदायिक सौहार्द नहीं है। देखिए, इंडस्ट्री कोई भी हो, चाहे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो या मैन्युफैक्चरिंग, वो शांति और सद्भावना के माहौल में ही पनपती है, जो कि कर्नाटक में रहा। जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा कि भाई हमने क्या नहीं किया, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे की तो बड़ी मजेदार बात कही, बोले मोदी जी को हमने पढ़ाया, कांग्रेस के स्कूल में पढ़े, जो कांग्रेस के बनाए हुए थे, शाह जी उसी स्कूल में पढ़े जिसमें हमने बनाया था, तो बोले हमको पूछते हैं, बोले हमने पढ़ाया है तुम्हें। तो उन्होंने बहुत सारी अपनी उपलब्धियां कांग्रेस की गिनाई। इधर से प्रियंका का वार है, उधर से राहुल गांधी का वार है। कांग्रेस बहुत, जिसको कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड वे में और चारों तरफ से हमलावर है। हमलावर केवल शब्दों में नहीं है, वो सामने सॉलिड उनके एक रोड मैप दे रहे हैं पब्लिक को। पढ़ी लिखी जनता है, सांप्रदायिकता के उससे बाहर निकल चुकी है, जो कुछ एरियाज में थी भी बीजेपी के, तो वहां से उनको दिमाग से उनके भूत उतर चुका है। अभी गोबर पट्टी की तरह नहीं है कि उनको अपनी भलाई की चिंता नहीं है, खाली सांप्रदायिकता की चिंता है। वहां की जनता को अपने विकास की, अपने कल्याण की और अपने भविष्य की और अपनी अगली पीढ़ी के भविष्य की चिंता है। तो उसी के ऊपर वहां की जनता वोट करेगी। और जो आज की जो रैली है, जो आपने अभी शुरू में राहुल गांधी का दिखाया बारिश में भीगते हुए, देखिए वो एक आइकॉनिक फोटोग्राफ है, वो हमेशा याद किया जाएगा इस देश की हिस्ट्री में, कि राहुल गांधी जो भीगते हुए उन्होंने और ये फैक्ट है कि वो भारत जोड़ो यात्रा का टर्निंग पॉइंट था वो मोमेंट, जब राहुल गांधी भीग रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता थी, लेकिन जब वहां से वो भीगते हुए, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कितनी ज्यादा वायरल हुआ, कितना लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्री की थी। लोगों को बहुत अच्छा लगा था कि नेता जो है वो अपनी ये नहीं कि वो ठंड गर्मी बरसात और इनसे डर रहा है, वो डट के मुकाबला कर रहा है। और उसको राहुल गांधी ने कैरी किया कश्मीर तक। उन्होंने बरसती बर्फ में, बहुत बर्फबारी हो रही थी, उसमें भी उन्होंने खड़े होकर बगैर किसी छाता या कोई प्रोटेक्शन लिए वो वहां पे करते रहे। तो इससे दिखाई देता है कि नेता जो है, चाहे किसी तरह की आपत्ति विपत्ति आएगी, वो डट के खड़ा रहेगा। मतलब दृढ़ निश्चय वाला नेता है, घबराएगा नहीं। आंधी और बारिश और ये बर्फबारी एक सिंबॉलिक है राजीव जी, कि किसी भी तरह की आपत्ति से ये नेता घबराने वाले नहीं है। और मैं तो आज की जो रैली थी प्रियंका गांधी की, वो बहुत बहुत इंप्रेसिव थी। उसने बहुत ज्यादा ये छोड़ा है, और रोड शो भी बहुत ज्यादा। आप देखिए, इतने नजदीक लोग आए हुए थे रैली में भी, देखिए आप, बहुत नजदीक लोग खड़े थे। ऐसे खड़गे साहब के रैली में बिल्कुल नजदीक खड़े थे, ऐसे नहीं कि 50 फुट की दूरी पे जनता बैठी है, ऐसा नहीं था। तो ये एक अच्छा पब्लिक के साथ जुड़ने का जो ये चल रहा है, जो कांग्रेस का जो जिस तरीके से प्रचार अभियान चल रहा है, मुझे लगता है
कि कांग्रेस, मैंने कल भी कहा था कि लहर नहीं, मुझे लगता है साधारण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है कांग्रेस। जी राजीव जी। नहीं बल्कि आंधी है, ये कह सकते हैं। हाँ। आंधी आंधी चल रही है। आना चाहता हूं इस आंधी में क्या क्या उड़ रहे हैं उसको जानने समझने की कोशिश करते हैं। संजय जी, आपके पास आना चाहता हूं, क्या कारण आपको दिखाई देता है? क्या ये, जैसे शुरुआत में कह भी रहा था मैं अपनी प्रस्तावना में, कि क्या जो हिमाचल प्रदेश का चुनाव था कमोबेश वैसा ही चुनाव हम देख रहे हैं यहां कर्नाटक में, और उसमें हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एकमात्र प्रियंका गांधी वहां पर डेरा जमाई हुई थी, लेकिन यहां तो देख रहे हैं हम कि तिकड़ी है। और अगर तिकड़ी है यानी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे, DK शिव कुमार, सिद्धारमैया, ये तमाम लोग जो हैं बड़े बड़े नेता, और अब तो कई नेता जिसके बारे में बता रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि अलग अलग समुदाय के नेता जो हैं वो आज की तारीख में टॉप लीडर्स आज की तारीख में कांग्रेस के पास हैं। तो कांग्रेस तो बिल्कुल आंधी कांग्रेस की चल रही होगी शायद वहां पे। आपके पास आऊं उससे पहले स्वागत करना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ ही जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। और संजय जी, सीधा आपके पास, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश से ज्यादा खराब हालत लगती है बीजेपी की, और ये बीजेपी के एक्शन या रिएक्शन से पता चलता है। और एक्शन रिएक्शन मैं उसको कहूंगा कि एक तो नरेंद्र मोदी प्रचार में नहीं है, मतलब उस तरह से नहीं है, और मोर्चा अब इस बार अमित शाह ने संभाला हुआ है। और अमित शाह जो कर रहे हैं उसमें सिर्फ हिंदू मुसलमान और सांप्रदायिकता ही है और कुछ भी नहीं है। और वो सब भी मतलब क्या बहुत ही निराधार, और अब ये कह देना कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो दंगे होंगे, इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है, बहुत हल्कापन लगता है। और कम से कम गृह मंत्री को तो नहीं कहना चाहिए। बड़े गृह मंत्री में तो यह मादा होना चाहिए कि मैंने ऐसे इंतजाम कर दिए हैं कि कांग्रेस सत्ता में आएगी भी तो दंगा नहीं करा पाएगी, उनको यह कहना चाहिए था। तो लगता कि हाँ गृह मंत्री थे और लौह पुरुष की तरह बात कर रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह बात कर रहे हैं। तो इनका तो बहुत खराब हालत है कि अगर वो सत्ता में आ गई तो दंगे कराएगी, इसलिए हमें वोट दो, और हम थे तो जैसे दंगा नहीं होता है और बाकी लोग देख नहीं रहे कि क्या हो रहा है। तो इनका प्रचार का स्तर और बोलने का स्तर बहुत ही कमजोर है, और इससे पता चल रहा है कि हालत मैंने बहुत खराब हालत में है। और वो सिर्फ इससे नहीं, मैंने और झूठ भी, जैसे राहुल गांधी ने अगर एक बीजेपी से के नेता को टिकट दे दिया और साथ में कहा कि ये वहां इसलिए मिसफिट थे कि ये रिश्वत नहीं लेते थे, और उसका जवाब ये कहना कि कांग्रेस बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं पर डिपेंड कर रही है और ये उसका दिवालियापन है, बहुत ही पुअर और बहुत ही हल्का बयान है। और इस तरह की बातें करने से पता चल रहा है कि उनके पास कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है वो तो है ही है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, 5 साल में कुछ किया होता तो बताते कि हमने ये किया है, और सिर्फ कर्नाटक में नहीं देश में ही, देश भर में कहीं कुछ किया होता तो बताते। तो उनके पास मुद्दे नहीं है, कोई काम बताने के लिए नहीं है, कांग्रेस की निंदा करने के लिए भी कुछ नहीं है। जैसे कांग्रेस को इन्होंने पहले भ्रष्ट कह दिया, अब भ्रष्ट करने वाला बात भी इनके पास जमती नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप तो इन पे लगा हुआ है। तो हालत बहुत खराब है, और इनके पास दमदार और यकीन करने लायक आरोप भी नहीं है। जो आरोप लगा रहे हैं वो भी बहुत हल्के और तुरंत कॉन्ट्रडिक्ट हो जा रहे हैं। जैसे वो ADR का रिकॉर्ड है कि 2014 से 2021 तक बीजेपी ने 253 दल बदलुओं को टिकट दिया है, एक दो तो नहीं, 253 दल बदलुओं को टिकट दिया है और उनके भरोसे चुनाव लड़ती रही है। और वो बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाए एक टिकट के लिए, तो अब इसमें हालत पता चलता है कि क्या है, बहुत ही खराब हालत है। और मुकाबला करने के लिए, माने चूंकि बीजेपी झूठ भी बोलती है, तो झूठ बोलने के लिए भी दमदार तर्क नहीं है या दमदार चीजें नहीं, तो बहुत खराब हालत मुझे लग रही है। और मैंने चुनाव लड़ ही क्यों रहे हैं, और उसमें जाकर के चुनाव प्रचार जब कर्नाटक में होना चाहिए तो केरल में रोड शो, और केरल में रोड शो जो है वो मतलब सिर्फ वीडियो बनाने का ही है, वो 100 मीटर पैदल चल के वीडियो बना के उसको सोशल मीडिया पर फैला देना, और फिर दिल्ली में हल्ला मचाना कि केजरीवाल ने रेनोवेशन पे 40 करोड़ खर्च कर दिया। इस तरह की बिल्कुल मतलब कुछ मुद्दा ही नहीं है, कुछ नहीं है मुद्दा।
ना अपने फेवर में ना दूसरे के अगेंस्ट में, दोनों ही नहीं है। इन्होंने होमवर्क भी किया होता तो कुछ मुद्दे निकाले होते, वो मुद्दे नहीं है। अगर कांग्रेस का विरोध ही करना था या आम आदमी पार्टी का विरोध ही करना था तो कुछ मुद्दे निकाले होते जो सुनने में तो विश्वसनीय लगता। अब कुल 45 करोड़ घर के रेनोवेशन पे खर्च, ये कोई मुद्दा है? और अगर भ्रष्टाचार का ही आरोप लगाना है तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ कि है इतने करोड़ का ठेका दिया गया, उसमें इतने करोड़ का घपला है, तो वो 100 करोड़ से ज्यादा नहीं निकला। दूसरी तरफ 20,000 करोड़ रुपया है, तो 100 करोड़ और 20,000 करोड़ की स्थिति है, इसमें आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी हालत होगी। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी बातें, बहुत कुछ, लेकिन इन सब के बीच कर्नाटक का चुनाव और पिछले 2 दिनों से मैदान में डटी हुई हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी क्या कुछ कर रही हैं ये हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन बात प्रियंका गांधी की नहीं है, बात कांग्रेस पार्टी की है। और उसके सामने अपनी सत्ता बचाने के लिए उसकी जुगत में जो लगी हुई है वो है बीजेपी। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता बीजेपी का साथ छोड़ करके कांग्रेस के साथ आ चुके हैं, और ऐसे में बीजेपी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह अपनी अलग अलग बातें रख रही है जनता के बीच। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं, वहां पर संबोधित करने वाले हैं अपने कार्यकर्ताओं को और कुछ मतदाताओं को। लेकिन उससे पहले आज प्रियंका गांधी चिकमंगलुर में हैं। चिकमंगलुर से उन्होंने जो भाषण दिया थोड़ी देर पहले हमने सुनाया था, जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर से वो भाषण लेके आना चाहता हूं, क्योंकि इसके बहुत सारे मायने हैं। और उसके बाद सीधा आऊंगा प्रशांत टंडन जी के पास कि प्रशांत टंडन जी से बहुत सारे सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या चुनाव से पहले ही बीजेपी कर्नाटक में पस्त हो चुकी है। लेकिन पहले सुनते हैं प्रियंका गांधी को, सुनिए जरा। मैं शारदा देवी से आ रही हूं। वहां जब मैं गई और वहां के शंकराचार्य जी से मैं मिली तो उन्होंने मुझे पूछा कि इंदिरा जी यहीं से लड़ी थी कि नहीं। तो मैंने कहा जी चिकमंगलुर से लड़ी थी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए, मैंने अपने भाई के लिए आशीर्वाद मांगा, उन्होंने आशीर्वाद दिया और मुझे कहा कि यहां पे मेरे पिताजी भी आए थे, इंदिरा जी भी आई थी, और जब इंदिरा जी आई तो उनके लिए एक संघर्ष का समय था। आज भी मेरे परिवार के लिए एक संघर्ष का समय है। 1978 में जब इंदिरा जी यहीं इसी मैदान में आई, उनके लिए संघर्ष का समय था। उस दिन भी इसी तरह बारिश आ रही थी। हम मानते हैं कि ये भगवान का आशीर्वाद है, बारिश शुभ है। तो ये एक बहुत भावनात्मक क्षण है मेरे लिए कि मैं आज आपके यहाँ सामने खड़ी हूं, इसी मंच पर, इसी मैदान पर, उसी तरह के मौसम में। और आज दिल से अपने परिवार के तीनों पुश्तों से मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि जब इंदिरा जी का सबसे मुश्किल संघर्ष का समय था तो यहां की जनता चिकमंगलुर उसके साथ खड़ी रही। आप खड़े रहे और आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनके खिलाफ भी एक केस लगाया गया और उनको भी संसद से निकाला गया। आप उन्हें संसद में वापस लाए। आपने उन्हें आत्मविश्वास दिया कि नहीं, इस देश की जनता अभी भी आपके साथ है, इंदिरा जी आप लड़ो। आज उनके पोते राहुल गांधी को उसी तरह से फर्जी केस डालकर संसद से निकाल दिया गया है। और राहुल गांधी को भी पूरा विश्वास है, मेरे पूरे परिवार को विश्वास है कि इस देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। और ये भगवान का आशीर्वाद, शिव जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सच्चाई का संघर्ष कर रहे हैं। प्रशांत जी सुन रहे थे आप प्रियंका गांधी को, और यहां सब कुछ है। चिकमंगलुर भी है, बारिश भी है, इंदिरा गांधी भी है, 3 पुश्तों की कहानी है, और साथ में भगवान का आशीर्वाद भी है, और प्रियंका गांधी है। क्या कहेंगे? जी, मैं सुन रहा था, रास्ते में मैं था और अखिल स्वामी जी को भी सुन रहा था मैं। तो अखिल स्वामी जी ने एक बड़ा फाउंडेशन रख दिया इस प्रोग्राम में कि कौन कितना
परसेंटेज पे है, कौन नेता है, कौन इधर जा रहा है, कौन उधर जा रहा है, उन्होंने एक बड़ा पर्सपेक्टिव ऑलरेडी रख दिया। फिर मीनू जी ने अपनी बात रखी। अब देखिए, जो अमित शाह की धमकी की बात है, जो भी संजय जी कह रहे थे, ये बहुत गंभीर बात है कि ये खुली तरीके से धमकी है। और राजनीति कुछ भी हो, चुनाव कोई जीते कोई हारे, देश के गृह मंत्री के स्तर पर इस तरीके की धमकी देना कि अगर हमारी सरकार नहीं आएगी तो दंगे हो जाएंगे, ये बहुत गंभीर बात है। और इसमें लोगों को वहां के सोचना चाहिए कि किस तरीके की राजनीति हो रही है। खासकर देखिए, कोई छोटा मोटा नेता इस तरीके की बात कहते तो बात अलग है, वो भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कि देश का गृह मंत्री और एक जिम्मेदार पद पे बैठा व्यक्ति ऐसी बात कह रहा है। दूसरी की, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो शाम को एक मीडिया हाउस का स्टडी मेरे पास आई है। तो वो स्टडी कह रही है कि 67% एंटी इनकम्बेंसी कर्नाटका में है। और वो स्टडी 21 तारीख तक कराई गई। आज 26 तारीख है, 21 तारीख तक, पूरे मार्च और अभी 21 अप्रैल तक वो कराई गई स्टडी। वो तो वो 21% अगर एंटी इनकम्बेंसी बता रही है, तो आप ये माने कि जो नेता भाग रहे हैं बीजेपी से कांग्रेस में या जेडीएस में, उन्होंने 67% को भांप लिया है। वो जमीन पे हैं, वो जानते हैं। दूसरी बात की, जो बीजेपी के पास सेटबैक है, जो आपने बताया कि इश्यूज बीजेपी के पास नहीं रहे, जो इशू इनके पास आए भी हैं वो भी उसका भी आप ये कहें कि मटिया मेट हो गया या वो हवा हो गए। जैसे मान लीजिए कि 4% का कोटा इन्होंने 2% दिया वोक्का लीग और लिंगायत को जी। उससे एक तो नाराजगी तो पहले ही बढ़ गई थी और तीनों समुदायों में नाराजगी बढ़ी थी, मुस्लिम्स में भी और वोक्का लीग और लिंगायत में भी, क्योंकि उनकी डिमांड तो 12% और 15% थी। मुसलमानों में नाराजगी बढ़ी कि उनका काट के दिया 4%। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। तब इसको कहते हैं, इसको कि माया मिली राम, कि आप कहीं के नहीं रहे, कि आपने इशू भी बनाया, नाराजगी भी हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे भी कर दिया। देखिए, वहां पे अभी भी आज, क्योंकि आपके प्रोग्राम में आना था तो मैं बीच में से निकल कर आ गया, कुछ कर्नाटक के ही लोग आए हुए थे जिससे चर्चा हो रही थी जी। वहां पे जबरदस्त, ये स्टडी तो अपनी जगह है, जो मुझे बताया गया कि जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, लैंग्वेज के इशू है, वहां पे अमूल और नंदिनी का इशू है, वहां पे करप्शन का बहुत बड़ा इशू है। करप्शन का इशू नॉर्थ के मीडिया में उतना नहीं फिल्टर होके आ पा रहा है, क्योंकि हम लोग जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स सुन रहे हैं कि 40% की सरकार, लेकिन जो लोग वहां देख रहे हैं, और इसीलिए बोमई को बीजेपी सीएम कैंडिडेट के तौर पे घोषित नहीं कर पा रही है। वो बयान बड़े बड़े दे रहे हैं कि साहब अपमान कर दिया कर्नाटक का और बोमई साहब का, लेकिन बोमई अगर अपमान कर दिया तो आप उनको सीएम कैंडिडेट बना दो, तो वो सीएम कैंडिडेट नहीं बना रहे हैं। और एक बात मैं और कह दूं कि देखिए, वहां पे एक बात और भी है, जो इनके पास मौका था, वो मौका ये था कि देखिए, जो कांग्रेस के समय SM कृष्णा की सरकार थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है, SM कृष्णा की सरकार में बेंगलोर IT हब बना। उसके बाद JH पटेल की सरकार में वो चीज आगे बढ़ी जी। सिद्धरामैया वित्त मंत्री थे उनके, और बहुत तारीफ होती है उनके वित्त मंत्री के तौर पे, उन्होंने बहुत इसको आगे बढ़ाया। कर्नाटक के लोगों को ये लगता है, खासकर बेंगलोर में, कि ये स्टेटस जो बना था इसमें कहीं ना कहीं कटौती हो रही है। वो जॉब्स नहीं निकल रही है,
जबकि अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में हैं, हाईटेक है और सब कुछ बदल रहा है, वेब 3 आ गया, लेकिन वो जो एक लीप लेना चाहिए था वो लीप लिया नहीं, क्योंकि ये सरकार हिजाब और टीपू सुल्तान और कोर्स बदलो और सिलेबस बदलो, इसमें ही पूरा इन्होंने 5 साल बिता दिए और उसके अलावा कुछ हुआ नहीं डेवलपमेंट का काम। हिजाब वाले मामले से देखिए एक और जो है वो इशू आता है। मुस्लिम्स में जनरली वोटिंग परसेंटेज कम रहता है और महिलाओं का तो और भी कम होता है। अब आप देखिएगा कि हिजाब में जो मुझे फीडबैक मिल रहा है कि हिजाब कंट्रोवर्सी की वजह से मुस्लिम महिलाओं का और मुस्लिम्स का वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी के लिए परेशानी होगी। इसीलिए आप ध्यान दीजिए राजीव जी की येदियुरप्पा बार बार ये बयान दे रहे हैं कि हम एंटी मुस्लिम नहीं है, टीपू सुल्तान कोई मुद्दा नहीं है और हिजाब कोई मुद्दा नहीं है। इनके मुख्यमंत्री भी दिल्ली में एक मीडिया कॉन्क्लेव में आए, वो बेंगलोर में मीडिया कॉन्क्लेव में बोले कि ये सांप्रदायिकता मुद्दा नहीं है, मीडिया उछालता है। तो आप ही का एमएलसी तो हलाल मीट का बिल लेकर आया था असेंबली में, जब इनको मालूम पड़ा कि ये उलट जाएगा तो ये पीछे हटे। बिल्कुल, वहां तो ये बात चल गई थी, तो बिल आ गया था असेंबली में, प्राइवेट मेंबर बिल आ गया था। और एक और बात ये कि देखिए, अगर महाराष्ट्र जैसी स्थिति बनती है तो बहुत कुछ जो है बेंगलोर में नहीं होता, बहुत कुछ दिल्ली में भी होता है राजीव जी। आप हम सब लोग और यहाँ पे जो बैठे पत्रकार लोग जानते हैं। दिल्ली का मौसम थोड़ा बदला है और महाराष्ट्र के केस की सुप्रीम कोर्ट में रोज सुनवाई हुई है, अभी उसमें फैसला भी आ सकता है जल्दी ही। महाराष्ट्र में कुछ होने वाला है, क्या पता वो कर्नाटक के इलेक्शन की पोलिंग के पहले हो जाए। तो वो जो कर्नाटक में हो गया कि गुवाहाटी ले गए और वहां से वो सरकार जो है पलट गई और लोग टूट फूट गए, ये हो पाना, मैं ये तो नहीं कहूंगा असंभव, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन वो महाराष्ट्र जैसी जितना आसानी से महाराष्ट्र कर लिया उतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली का मौसम बदला है। और याद कीजिए, कम से कम 20-25 दिन पहले आप ही के शो में मैंने कहा था कि कर्नाटक इलेक्शन होगा तो बाकी राज्यों के चुनाव की तरह यहाँ विपक्षी पार्टियों के घरों पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स नहीं जाएगा। बिल्कुल, अभी तक तो सुनाई नहीं दिया। तो दिल्ली का जो मौसम बदला है उसका भी इन चुनावों पे असर रहेगा राजीव जी। महाराष्ट्र की भी आप बात कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी जो है सियासी हलचल बहुत तेज है। आज कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के प्रभारी प्रेसिडेंट हैं, वो उनका कहना है कि महाराष्ट्र में अगली सरकार बनाने के लिए बी प्लान तैयार है। तो यहां प्लान बी जो है वो सब अपनी अपनी तरह से तैयार कर रहे हैं, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि 13 मई से पहले बहुत कुछ हो सकता है। और सुप्रिया सुले ने भी, आप याद कीजिए कि कह रही थी कि 15 दिन में दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों जगह बड़ा विस्फोट होने वाला है, ये सेंटेंस था उनका। लेकिन एक विस्फोट उधर गुजरात में भी हुआ है। गुजरात हाई कोर्ट में राहुल गांधी ने केस लगाया, याचिका जो है, और उस याचिका की सुनवाई करने वाली जज ने अपना नाम वहां से हटा लिया है। उन्होंने आवेदन किया है कि मुझे इस केस की सुनवाई करने न दी जाए, यानी कि मैं अपना नाम विड्रॉ करती हूं। हाई कोर्ट, ये अभी थोड़ी देर पहले, घंटा भर पहले की खबर है। और जो जज हैं वो जस्टिस गीता गोपी हैं, जिन्होंने आज इस मामले से अपने आप को हटाने का, अपना नाम, मतलब मुझे ये जिम्मेदारी मत सौंपिए कह करके अपने आप को जब अलग किया है। तो इस केस के बहुत सारे मायने खुद ब खुद समझ में आ जाते हैं और यहाँ कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर किसी केस को सुनने से कोई जज मना कर दे तो क्या मायने निकाले जा सकते हैं।
राहुल गांधी के केस की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, और राहुल गांधी का वही केस जिस पर मोदी, सारे मोदी चोर हैं, सरनेम यानी मोदी सरनेम का मामला, और वहां पर तीनों मोदियों का जो नाम उन्होंने लिया था वो नहीं वहां है, बल्कि एक चौथा मोदी हैं, और उन पर राहुल गांधी को सजा हुई है, पूरी सजा 2 साल की, और उनको सेशन कोर्ट जो है गुजरात का, वहां से कोई राहत नहीं, फिर हाई कोर्ट पहुंचे हैं, और हाई कोर्ट में जज ने सुनने से इनकार कर दिया है। जज गीता गोपी जो हैं उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। अब किस जज के अंदर जाता है ये केस देखना होगा। लेकिन कुछ दिन पहले एक और जज का इंटरव्यू हमारे यहाँ, पूर्व स्पेशल जज का इंटरव्यू हमारे यहाँ प्रशांत टंडन जी ने लिया था, और लेकिन मामला कुछ और था। और ये मामला यहाँ इसलिए मैं जोड़ रहा हूं, थोड़ा सा कर्नाटक फिर से आता हूं, लेकिन कुछ जानकारी आप तक रखना चाहता हूं, इसलिए ये बात यहां रख रहा हूं कि जो मामला था वो माया कोडनानी और बाबू बजरंगी सहित कई आरोपियों से जुड़ा हुआ था। और सबसे बड़ी बात कि माया कोडनानी और बाबू बजरंगी को सजा सुनाने वाली जज को कितने थ्रेट्स मिले, कितनी धमकियां मिली, और उन्हीं जज साहिबा ने जब प्रशांत टंडन जी को डीबी लाइव के लिए इंटरव्यू दिया अभी पिछले हफ्ते, आप लोग देख चुके होंगे उस इंटरव्यू को, अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिए हमारे चैनल पे आके। और वहां उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी को मैक्सिमम सजा यह हो सकती थी कि उन्हें टिल कोर्ट, यानी कि आज की तारीख में जब सुबह कोर्ट में आप आते हैं और शाम तक जो कोर्ट में जो कार्रवाई होती है उस दौरान आप वहां रहिए, बस ये सजा आपको, मतलब कि आप कोर्ट में उपस्थित रहिए, इतनी सजा हो सकती थी। ऐसी सजा पहले के कई अलग अलग नेताओं को हो चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आप लोग जानते होंगे, शायद मैं अगर ठीक से याद कर रहा हूं तो बाबरी विध्वंस वाले मामले में कौन थे प्रशांत जी, आप लोगों को शायद ध्यान हो? कल्याण सिंह जी। प्रशांत जी की आवाज जी प्रशांत जी। कल्याण सिंह को सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट की सजा दी गई थी, और दिन भर जब तक कोर्ट बैठी है तब तक उनको खड़े रहने को कहा गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जज साहिबा जो अपने यहां इंटरव्यू दे रही थी, उनका भी यही कहना था। ज्योत्सना याग्निक नाम है, जज रिटायर्ड जज हैं, और उन्होंने माया कोडनानी और बाबू बजरंगी जैसे लोगों को सजा सुनाई थी। उसके बाद कितने थ्रेट्स आए, ये सब पुरानी बात हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी के मामले पर उन्होंने खुलकर बात रखी है, और उनका भी कहना है कि शाम तक की, यानी कि दिन भर की सजा ज्यादा से ज्यादा आप दे सकते थे, बहुत ज्यादा दिया तो उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जज साहिबा यहां गीता गोपी जो जज हैं, उन्होंने अपना नाम वापस क्यों लिया है, यहां सवाल करने की जरूरत नहीं है, सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। अलग अलग राज्यों की बात हो रही थी कि महाराष्ट्र का मामला जो है वो भी कोर्ट में है, और एक मामला राहुल गांधी का कोर्ट में है। उधर प्रियंका गांधी भी कह रही हैं कि हमारे साथ, हमारी दादी के साथ जो कुछ हुआ वही हमारे भाई के साथ हो रहा है, और आपके दरबार में हम हाजिर हैं, अब आपको फैसला करना है। यानी जनता का दरबार कर्नाटक का दरबार है, और कर्नाटक का जो ये दरबार है वहीं से बहुत परेशानी में है बीजेपी। और क्या इस यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का अगर असर यहां हुआ है, और यहां अगर बम्पर जीत कांग्रेस को मिलती है, तो क्या पूरी तरह से हिल जाएगी बीजेपी, और क्या 2024 तक संभाल पाएगी बीजेपी? ये खोजने समझने की कोशिश करते हैं डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी आपके जरिए। बहुत कुछ है आपके सामने, क्या किस रूप में देखा जाए? क्या ये यात्रा सबसे ज्यादा डरा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसके बारे में कल भी हम लोग बात कर रहे थे? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो है कि अगर हम ये देखें कि कर्नाटक का चुनाव जो हो रहा है वो कुछ ऐसे संयोग इस समय क्रिएट हुए हैं, उसके तुरंत बाद ही ये चुनाव हो रहा है। पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला चुनाव है, जबकि उनके अपने क्षेत्र का माटीपुत्र होने के कारण उनके मुकाबले में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं है। जितने भी लोग हैं वो दूसरे प्रदेश से आकर वहां पर किसी तरीके से मुकाबला कर रहे हैं। अब उसमें भी कौन रह गए? केवल 3 या 4 गिनती के रह गए, क्योंकि वैसे भी सारा का सारा जो कमांड है वो मोदी जी ने अपने हाथ में ले रखा है, शाह साहब ने ले रखा है।
अब शाह जी कुछ दिन पहले जब यहाँ आए थे तो बरसात के कारण उनकी यात्रा जो है वो सारी की सारी वो रैलियां जो है वो रद्द हो गई, और वो एक ये इंप्रेशन गया कि बारिश में राहुल गांधी तो ये कर सकते हैं, रैलियां कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये जो है बहुत ही एक बारिश के बाद इनकी रैलियां जो है वो धुल जाती है। जबकि महाराष्ट्र में पूरी सुविधाओं के साथ इन्होंने एक ऐसी रैली की कि पूरे के पूरे लोगों को धूप पे बैठाया, और खुद जो थे बहुत ही आरामदायक जगह पे बैठ के उन्होंने रैली की। नतीजा ये हुआ कि 13 लोग तो बेचारे मौत का शिकार हो गए, बहुत सारे लोग घायल हो गए। तो एक तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो माटी पुत्र होने के कारण उनके मुकाबले में कोई भी बड़ा आदमी ऐसे नहीं उतर पा रहा है। दूसरी बात, एक ही दिन पहले वो बंगला खाली करके जो आए हैं राहुल जी, वहां पर कर्नाटक में सांसदी जो उनकी चली गई थी, ये जो चीज है, ये अतिरिक्त सहानुभूति भी वो बटोर रहे हैं, क्योंकि वहां की जनता जो है प्रिंसिपल है, पढ़े लिखे लोगों के साथ है, वो देख रही कि राहुल के साथ क्या हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके पहले जो अदानी वाला मामला हुआ, तो ये सारी चीजें कर्नाटक की जनता बहुत अच्छे से समझ रही। तो इन संयोगों के तुरंत बाद जो चुनाव हो रहा है, इसका निश्चित रूप से इसलिए तो बीजेपी जो है वो फर्स्ट नजर आ रही है। अभी आप देखिए गिनती के 2-3 ही नेता वहां पर कैंपेन करते नजर आ रहे हैं, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाकी जो मोदी, शाह और नड्डा और इनके बीच के जो नीचे के नेता हैं, उन्होंने शायद इनको पूरी तरीके से छोड़ दिया है कि भाई आप ही जाइए, आप ही वहां कैंपेन कीजिए, क्योंकि हार का जो ठीकरा है वो कोई नहीं अपने सिर पर फोड़वाना चाहेगा, ये बात तो पक्की है। इसलिए जिस तरीके से रेड आर्मी ने जर्मन सेना को भीतर घुसने दिया था, मुझे लगता है कि ये उल्टा साइबेरिया भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित होने जा रहा है, जहां पे लगातार जाते जाते फंस रही है, और वहां पर से नो रिटर्न निश्चित रूप से होगा। पता नहीं चलेगा कि अब लौटना कैसे है यहां से। तो वहां पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नेता, मुझे ऐसा लगता है कि वो खुश भी हो रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में इतनी बुरी हालत है, तो इन्हीं को भुगतने दीजिए, क्योंकि ये सारा कुछ इन्हीं का क्रिएट किया हुआ है, नंबर 1। दूसरा, क्योंकि सारे चुनाव जो है, सारे चुनाव मोदी जी अपने नाम पर लड़ते लड़वाते हैं, तो फिर इस समय भी उन्हें ही भुगतने दीजिए, कोई भी अपने सिर पर नहीं इसको फोड़ने की अनुमति देगा, इसलिए कहते हैं कि इन्हें ही लड़ने दीजिए, नंबर 1। दूसरी बात जो है कि आपने कहा कि बीजेपी फर्स्ट हो गई, इसका 2-3 दिन पहले भी हमने जैसे देखा है कि कितने देर के बाद जो है मोदी जो है वो रैलियां कर रहे हैं, और रैली जो कर रहे हैं इतने धुआंधार करने जा रहे हैं, इसमें कितने समय देंगे, कितनी बात कर पाएंगे, कितना चल पाएंगे, ये देखने की बात है। लेकिन अब जो है वो खाना पूरी है, क्योंकि जो जिसको हम कहते हैं कि शो जो है वो पहले ही जो है कांग्रेस ने अपने पाले में कर लिया है, वो अपने गठरी में ले जा चुकी है। अब जो फॉलो अप हो रहा है कि राहुल गांधी के बातों को कैसे काउंटर किया जाए, क्या किया जाए, तो इस तरीके से अब जो शो हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कायदे से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न होता है, जिस तरीके से बहुत ही जल्दी चुनाव मैदान में उतर आती है, जिस तरीके से कैंडिडेट्स बहुत जल्दी फाइनल कर देते हैं, कर्नाटक में आप देखिए सब कुछ विलंबित राज में हो रहा है, सब कुछ बहुत देरी से हो रहा है। ये सब कुछ कायदे से उनके दूसरे राज्यों का देखिए तो बहुत जल्दी कर लेते थे, वो इस समय लेट हो रहे हैं। तो यही लेट जो हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है कि आधे अधूरे मन से जो है वो बीजेपी जो है चुनाव लड़ने जा रही है, उसकी पस्तहाली जो है वो साफ नजर आ रही है। और अगर अगले 2-3 दिनों में जब हम देखेंगे कि मोदी की रैलियों का इम्पैक्ट क्या होता है, तो और समझ में आ जाएगी बात कि भारतीय जनता पार्टी की हालत जो है कोई बहुत अच्छी नहीं है। जो सर्वे भी बता रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज भी बता रही है, वहां के लोगों से बात कीजिए तो वो भी बता रहे हैं। और वैसे भी तो पिछले समय तो कांग्रेस जीती ही थी, वो तो तोड़ फोड़ करके वहां पर जो है वो सरकार को बदला गया था। तो ऐसा कोई भी कांग्रेस के पास नहीं है कि बहुत पीछे से नहीं आ रही है, वो लगभग आधे रास्ते पर पहले से थी वो। और जो हम जिसकी बात कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, तो भारत जोड़ो यात्रा में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो इसी राज्य में दिया था। फिर वहां के लोग ये भी जानेंगे कि किस तरीके से इसी राज्य में कोलार में जब भाषण दिया गया और राहुल गांधी के पास ये संकट आया है, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से उनके परिवार के 2 और लोगों को साथ दिया कर्नाटक की जनता ने, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को साथ मिलेगा और पूरी की पूरी कांग्रेस को जो है वो कर्नाटक जो है वो भरपूर समर्थन देंगे, ऐसा लग रहा है। ये है भारतीय जनता पार्टी की असली सबसे बड़ी दिक्कत। मुख्य रूप से 2 मुद्दे इसमें रहेंगे जिसको कर्नाटक की जनता जो है जिसको सेंट्रलाइज करके चुनाव लड़ेगी। पहली बात भ्रष्टाचार, और दूसरा बात कि संघवाद को जो आघात किया गया है, नंदनी पर जो अमूल का हमला करवाया गया है,
ये भी जो है कर्नाटक की जनता ध्यान रखेगी। राजीव जी, बहुत सारी बातें हैं और एक एक कर हम उसकी परतें खोल रहे हैं कि आखिर कहां बीजेपी पीछे है और कैसे कांग्रेस लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, आपसे भी समझना चाहता हूं कि किस रूप में कर्नाटक के चुनाव को आप देख रहे हैं। थोड़े दिनों बाद हम भी कर्नाटक पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यहां स्टूडियो में बैठ करके जो कुछ वहां से हमारे पास आ रहा है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत जल्दी हम खुद पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे और भी नजदीक से बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है कर्नाटक में। लेकिन यहां जो कुछ हम कह रहे हैं वो भी ग्राउंड से ही है। अमलेंदु उपाध्याय जी, किस रूप में देखा जाए, और खासकर जब कल से प्रधानमंत्री भी धीरे धीरे भाई आखिर कर्नाटक को छोड़ेंगे कैसे। और अभी एक बहुत बड़ी बात यहां हमारे साथी कह भी रहे थे, शायद प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि अमित शाह जी ने जो बात कही है वो मायने रखती है। संजय जी भी इस बात को कह रहे थे, वो मायने ये रखती है कि भाई आप देश के गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री अगर कहे कि कांग्रेस आएगी तो दंगा करवाएगी तो आप किस लिए हैं। संजय जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि लौह पुरुष के राज्य से आते हैं आप, कुछ नहीं तो उनके तरह कुछ कर्म तो कर लीजिए, उनकी तरह बन नहीं सकते तो। और क्यों ऐसा कह करके आप डराना चाहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो दंगा करवाएगी और हम रहेंगे जो 40% की सरकार बन के रहेंगे। मतलब आप अगर दंगा से बचना है तो 40% दीजिए, यह माना जाए या कुछ और। अनम्यूट कीजिए। निश्चित तौर पर राजीव जी, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि अमित शाह जी जो कहते हैं वो बहुत सच्चे मन से, पवित्र हृदय से कहते हैं और कतई मिथ्यावाचन नहीं करते हैं। अमित शाह जी खुल के कह रहे हैं, खुल के स्वीकार कर रहे हैं कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी दंगे कराती है। उनकी बातों का यही सीधा सीधा अर्थ है और ये चीजें देखने में आई है जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है। आपने भी देखा होगा पिछले दिनों रामनवमी पे वहां दंगे हुए। तो ये अमित शाह जी खुल के कह रहे हैं, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। नहीं स्वीकार करते तो अमित शाह जी स्वीकार करवा देंगे, क्योंकि सरकार तो नहीं बन रही, दंगे तो होंगे फिर वहां। तो पहले से ही चेतावनी अमित शाह जी दे रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अब कर्नाटक की जनता जो है वो पहले से तैयार रहे कि अगर कर्नाटक में दंगा होता है तो वो कौन दंगा कराएगा, ये कर्नाटक की जनता अभी से समझ रही। तो ये उन्होंने एक तरीके से संकेत दे दिया है। और दंगों की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर दंगे नहीं होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक नहीं बढ़ता है, उसकी वोटों की फसल जो लहलाती नहीं है। तो दंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है, ऐसा समझा जाता है। आम धारणा यही है। अब ऐसा है कि नहीं, ये तो अलग की बात है कि आम धारणा यही है कि भारतीय जनता पार्टी को दंगे चाहिए सत्ता में आने के लिए किसी भी तरीके से। अब वहां समस्या यह है राजीव जी की, जैसा कि आपने भी कहा कि 40% की सरकार है और राहुल गांधी लगातार जो वो कह रहे हैं कि 40% की सरकार है। और कल तो उन्होंने बड़ा मजाक की बात बताई कि कर्नाटक के मठ ने जो कहा कि उनको छूट दी गई 10% की और 30% उनसे कमीशन ली गई 40% की जगह। तो यानी कि देखिए धर्मादा ये देते हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है राजीव जी, हम लोग जब बचपन में थे तो हमारे यहाँ जो कुछ व्यापारी होते थे वो एक रसीद अपने पास रखा करते थे। उनके यहाँ कुछ सामान लेने के लिए जाओ तो वो देसी घी बेचा करते थे, तो वो धर्मादा काट के दिया करते थे कि ये 10 रुपया जो है वो गौ माता के लिए जो काट दिया था। उसके बाद जो है वो उसमें मिलावट होती थी घी में। तो यानी पहले ही जो वो धर्मादा काट देते थे कि जो अनाचार और अत्याचार कर रहे हैं तो उसके लिए गौ माता के लिए वो निकाल के रख देते थे कि गौ माता को खिलाएंगे और वो जो काला कारोबार सब करते रहेंगे। तो ये चूंकि ये असल में मूल पार्टी तो ये उन्हीं की है, छोटे जो उस तरीके के व्यापारी थे उनका। तो मूल जो अच्छा कहते भी अमित शाह जी वो चतुर बनिए हैं, ये कहते भी हैं अमित शाह जी। तो कुल मिलाकर के मसला यही राजीव जी कि भारतीय जनता पार्टी जो कर्नाटक में जिस तरीके से बैकफुट पे आई है और उसको लग रहा है कि वहां सरकार जो है वो जा चुकी है, मतलब वो जाने वाली ही नहीं है, वो जा चुकी है, ये मान चुके हैं एक तरीके से। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो अमित शाह जी इतना खुल के नहीं कहते कि यहां दंगे होंगे। अमित शाह जी अगर खुल के कह रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी तय कर चुकी है कि कर्नाटक से उसको अपना बोरिया बिस्तर उठाना है। तो ये वो मान चुकी। बाकी तो जनता के हाथ में कि किसको सत्ता में बैठाती है, इसको नहीं बैठाती है। लेकिन अगर जनता के मन की बात है, और मुझे लगता है कि अमित शाह जी जनता के मन की बात अच्छे तरीके से समझते हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात समझते हो या ना समझते हो वो अलग का मसला है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने मन की बातें तो केवल रेडियो पर बताते हैं। लेकिन अमित शाह जी जनता के मन की बात समझते हो, जनता की मन की बात समझ के मुझे लगता है कि अमित शाह जी जो है वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं।
लेकिन बाहर राजीव की कुल मिलाकर के जो कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा है। 40% कमीशन का मसला जो है वो जनता में पूरी तरीके से तैर रहा है। जनता बहुत त्रस्त है इस भ्रष्टाचार से। और देखिए राजीव जी, ये भ्रष्टाचार जो है, जैसे मैं पहले भी कई बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शिष्टाचार है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक एजेंसी की खबर पढ़ रहा था कि जो गाजियाबाद के सांसद हैं वीके सिंह साहब, जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, जिनका जन्मतिथि वाला मसला था, उनकी बेटी है मृणालिनी सिंह, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है अपनी ही पार्टी के जो वहां के शहर के विधायक हैं उनके प्रतिनिधि के खिलाफ, कि उसने अपने फोन के स्टेटस में लगा के रखा कि मतलब मैंने जो है वो टिकट बांटने के लिए कमीशन दिया। अब यानी कि 40% कमीशन का आरोप जो कर्नाटक में लग रहा है, तो ये कमीशन खोरी का और भ्रष्टाचार के आरोप जो है ये आपस में लग रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी। तो प्रधानमंत्री जो कहते थे खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये सब जगह उजागर होने वाला है। मुझे लगता है कि 2024 तक आते आते ये खाऊंगा ना खाने दूंगा मसला जो है ये अच्छे तरीके से खुल करके सामने आ जाएगा। सत्यपाल मलिक जिस तरीके से घूम घूम के कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत नहीं है, तो सारी चीजें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के गले पड़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से निपटती है ये आने वाला समय राजीव जी तय करेगा। जी, सत्यपाल मलिक का नाम आप ले लिए, और सत्यपाल मलिक की चर्चा तो रोज हम कर ही रहे हैं और ज़रूरी भी है, क्योंकि वो आज भी पहुंचे हुए थे, जो जिनका जिक्र अभी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कर रहे थे कि देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां जो हैं वो बैठी हुई हैं अपने हक के लिए जंतर मंतर पर इसी दिल्ली में, और वहां आज सत्यपाल मलिक पहुंचे थे। हर उन लोगों का साथ देने के लिए सत्यपाल मलिक तैयार हैं, अग्रसर हैं, जो लोग इस सरकार को हटा सकते हैं। ये कहना है सत्यपाल मलिक का खुद का कि 2024 तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और उससे पहले और क्या कुछ कहा है वो आपने प्रशांत टंडन जी ने जो इंटरव्यू लिया है उसमें देख ही लिया है, सुन ही लिया है। आना चाहता हूं एक बार फिर से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, सत्यपाल मलिक तक कहानी आ गई, अभी आप कश्मीर से लौट के आए हैं और कश्मीर से ही तो कहानी की शुरुआत होती है। और कई लोग कहते हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर तो बीजेपी ऐसे भी जीत जाती है चुनाव, तो क्या कर्नाटक में भी राष्ट्रवाद देखने को मिलेगा? और अगर राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवादी तो हम सब हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, शुरुआत से बचपन से राष्ट्र की भावना ओतप्रोत है, लेकिन ऐसे में एक भरने वाला ये राष्ट्रवाद क्या होता है ये समझ में नहीं आता है। जरा आप कुछ समझ के आए हो कश्मीर से और जिसका कुछ कनेक्शन बनता हो कर्नाटक में, तो जरा बताने की कोशिश कीजिए। देखिए राजीव जी, थोड़ा सा मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आपने कहा हम भी राष्ट्रवादी हैं, वास्तविकता में हम ही राष्ट्रवादी हैं। जो ये लोग अपने को जो राष्ट्रवादी कहते हैं ये राष्ट्र विरोधी हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। और दूसरी बात देखिए, सत्यपाल मलिक को जिस प्रकार से उभरता हुआ मैं देख रहा हूं, अपने जवानी में मैंने जयप्रकाश नारायण को देखा है, मैं सत्यपाल मलिक को जयप्रकाश नारायण बनता हुआ देख रहा हूं। इतना धीर समर्पित आदमी ये कह रहा है देश की परिस्थिति शोचनीय है। ऐसे लोग सत्ताधीश हैं जो देश के शुभ में नहीं हैं, देश के हित में नहीं हैं। आप सोचिए किस प्रकार देश के, और मैं एक सुन रहा था जो पुलवामा में जो एक मरे थे जवान, जो शहादत हुई थी उनकी पत्नी को वो खुलेआम कह रही, और ये खुलेआम कह रही थी कि किस प्रकार का षड्यंत्र, और उनके दिमाग में ये षड्यंत्र है। मैंने अपने आंखों से देखा है उस बिटिया को, जो पुलवामा के शहीद के बेटी को, और रोते हुए उसको देखा है। देखिए वास्तविकता में हम ही राष्ट्रवादी हैं। हम इसलिए राष्ट्रवादी हैं कि हम सभी धर्म जाति संप्रदाय, हमारे गांधी महात्मा गांधी हैं, इनके गांधी आसाराम हैं। हमारे बापू महात्मा गांधी हैं, इनके बापू आसाराम हैं। हमारा धर्म पूरे हिंदुस्तानियों को एकत्रित करने का है। इनका धर्म मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, अल्पसंख्यकों को किनारे करने का है। ये कभी अपनी सुविधानुसार जाटों के विरुद्ध हो जाते हैं, कभी ये यादवों के विरुद्ध हो जाते हैं। और हम ये मानते हैं कि इस देश में जाति और धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना है। तो हम ही राष्ट्रवादी हैं, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। इनका थोड़े दिन सिक्का चल गया, और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 6 महीने के अंदर जिस प्रकार से सत्यपाल मलिक हर जगह खड़े हो रहे हैं,
और जिस प्रकार से बिटिया का, हमारे देश की कन्याओं का सम्मान की रक्षा के लिए आगे खड़े हुए हैं, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। जिस प्रकार से सारे बड़े बड़े योद्धा सिर झुका के बैठे हुए थे जब द्रौपदीकरण हो रहा था, आज के तारीख में मुझे भगवान श्री कृष्ण की जय पर सतपाल मलिक दिखाई पड़ रहे हैं। जो इन बिटिया, जो लड़कियां, जिन लोगों ने हमारे देश की गौरव को बढ़ाया है, आज वो सड़क पे बैठ, और देश की जनता को धिक्कार है। मैं कह रहा हूं, कहना नहीं चाहिए, देश की जनता को धिक्कार है। जिन बेटियों ने देश की सत्ता को समाज से लड़कर ऊपर उठाया है, वो बेचारी अकेली संघर्ष कर रही हैं, और हम जैसे बुढ़े और हम जैसे जवान और देश के लोग चुप बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं। हमें शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। और ऐसे लोग जो कि उन बेटियों के साथ नहीं खड़े हैं, वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो धूर्त हैं, पाखंडी हैं। राजीव जी, लेकिन वो लड़कियां जो हैं वो डरो मत का नारा बुलंद कर रही हैं, भले बोल ना रही हों, लेकिन वहां वो बिना डर के निडर वहां बैठी हुई हैं और कह रही हैं कि हमें न्याय दिला दो। बात हम लोग कर रहे हैं दोस्तों उन पहलवानों की जो ओलंपिक में एक नहीं कई गोल्ड मेडल और अलग अलग मेडल इस देश को दिलाकर देश का नाम रोशन कर चुके हैं, और वो अपने लिए न्याय मांग रहे हैं। और बृजभूषण सिंह का नाम आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, और उनके ऊपर एफआईआर की बात कर रहे हैं। सांसद साहब हैं, कल ही मैं बोला था कि नाम याद कर लीजिए, उनका नाम कई बार सामने आने वाला है। खैर, इससे इतर क्योंकि राष्ट्रवाद की बात हो रही थी, और राष्ट्रवाद की बात के साथ या राष्ट्रवाद के मुद्दे के साथ कांग्रेस चुनाव, माफ करें, बीजेपी चुनाव लड़ रही थी 2019 में, लेकिन उसके साथ साथ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तो है ही, और इसकी कोशिश लगातार होती रही। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक मामला आता है अतीक का, अशरफ का, जिन्हें मार दिया जाता है दोनों भाइयों को। उसके बाद से लगातार टेलीविजन चैनल्स पर यही खबर दिखाई जाती है, इसी पर डिबेट्स, इसी पर सब कुछ। अभी 2 दिन से एक बिहार के भी बड़े नेता और बाहुबली रहे हैं, वो छोड़ दिए गए हैं, उनकी चर्चा भी खूब हो रही है। तो क्या यही सब दिखा के करके कर्नाटक का चुनाव जीता जा सकता है, या कुछ और भी है? क्या कर्नाटक के चुनाव के मुद्दे जो हैं, बीजेपी वहां मुद्दों को सही ढंग से धरातल पर ला ही नहीं पाई, और आज से 6 महीना पहले, जो अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी के भाषण को आपने सुना, मैसूरू का वो भाषण जहां आज प्रियंका गांधी थी, उसी मैसूरू में 6 महीने पहले 2 अक्टूबर को राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे, तो उस भाषण में बारिश में भीगते हुए उन्होंने उन तमाम मुद्दों को रख दिया था जिन मुद्दों के साथ आज कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है। क्या कर्नाटक के चुनाव की तैयारी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने, मीनू जैन जी, 6 महीने पहले ही अपनी यात्रा के दौरान ही कर ली थी, ये माना जाए? जी हाँ राजीव जी, आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, ये जो उसी के दौरान पेसीएम के जो पोस्टर लगे थे कर्नाटक में, और क्योंकि भाजपा की सरकार थी तो वहां पोस्टर लगाने वाले लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था कि भाई आपने ये डिफेमेशन का केस वगैरह भी शायद हुआ है, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन उसकी कुछ कानूनी कार्यवाही की गई थी कि आपने ये मुख्यमंत्री का अपमान किया है। तो कांग्रेस ने तभी पकड़ लिया था कि यहाँ 40% कमीशन की जो सरकार है वो एक बहुत बड़ा प्रहार करने, मतलब ये जो है कमजोर कड़ी है इस जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन शासन की। तो उन्होंने वहां से शुरुआत की थी और पकड़ भी लिया था, क्योंकि आप देखिएगा राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें मेरे ख्याल से सबसे लंबा स्टे कर्नाटक में ही रहा था, काफी समय उन्होंने गुजारा था। तो जो वहां वो सेंस आउट कर चुके थे, वो अंदाजा लगा चुके थे कि यहाँ पे हमें जोड़ लगाने की जरूरत है, और इसलिए जो अब वो जो तैयारी थी उसका प्रतिफल अब दिखाई दे रहा है। देखो, उसमें थोड़ा बहुत वहां के जो नेतृत्व है आपस में, जो सिद्धरामैया और शिव कुमार है, उनको थोड़ा बहुत कुछ अगर उनके बीच में कोई मनभेद या मतभेद था भी, तो उन्होंने अब चुनाव के मद्देनजर उन्होंने उसको ताक पे रख दिया है। अब उन्होंने मिलकर एक मकसद ये बना लिया है कि हमें भाजपा को हराना है, बाकी के मुद्दे बाद में सुलटा लिए जाएंगे। और रही बात दूसरी की ये जो कांग्रेस की तैयारियों की बात है, उसमें आप देखिए कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से लगातार राहुल गांधी, नहीं तो प्रियंका गांधी, नहीं तो खड़गे साहब,
मतलब जो दिल्ली से जो केंद्रीय नेतृत्व है वो वहां जो स्थानीय नेतृत्व है उनकी मदद के लिए, कैंपेन को बढ़ाने के लिए वहां पे लगातार जा रहा है। दूसरी बात, मैं आपने अभी राष्ट्रवाद की बात की, आज प्रियंका गांधी के भाषण में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने जो उठाया, उन्होंने कन्नड़ अस्मिता को जगाया। उन्होंने कहा कि शाह जी कहते हैं कि भाई आप मोदी को ये कर्नाटक सौंप दो, तो उन्होंने बोला क्यों सौंप दो? क्या मोदी को या शाह को कर्नाटक के स्थानीय नेताओं की क्षमता पे संदेह है कि वो अपना प्रदेश, अपना देश संभाल नहीं सकते हैं? और उन्होंने इसी चीज को काफी लंबा उन्होंने इलेबोरेट किया और उसमें काफी जनता ने उसका जवाब दिया तालियां बजा के, और उन्होंने चीयर किया कि हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। तो देखिए, जो मोदी और शाह है वो बात करते हैं राष्ट्रवाद की, लेकिन उनके लिए क्षेत्रीय अस्मिताएं और इस देश की जो विविधता है, वो भाषा की विविधता हो, खानपान की विविधता हो या वेशभूषा की विविधता हो, उसके प्रति कोई सम्मान की भावना नहीं है। तो उनका ये कहना है कि फिर मोदी जी के नाम पे वोट दे दो, तो ये सीधे सीधे स्थानीय नेतृत्व का अपमान है कि आप मतलब यहाँ का नेता तो कोई काबिल है नहीं, मोदी जी देखेंगे। अरे भाई, मोदी जी क्या कोई सुपरमैन है क्या कि वो सब कुछ कर सकते हैं एक हाथ में? तो ऐसा नहीं है। और देश के जो हम एक यूनिटरी फेडरल गवर्नमेंट है, कि हमारा संघवाद है, हमारे देश की जो संविधान की मूल भावना है उसमें कोऑपरेटिव संघवाद की बात की गई है कि सर्वसमावेशी सभी राज्य मिलके और एक मजबूत देश को बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ बस सब कुछ मोदी जी है, सब कुछ भाजपा है और सब कुछ हिंदी है। देखिए, मैं मानती हूं कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल, अगर जनसंख्या का अनुपात निकाला जाए तो लोग बोलते हैं हिंदी भाषी है, लेकिन आप हिंदी की कीमत पे अन्य भाषाओं को पीछे नहीं धकेल सकते। जो भाजपा का मूल मंत्र है कि भाई एक भाषा होनी चाहिए, एक वेशभूषा होनी चाहिए, वो उन्होंने आज प्रियंका गांधी ने उसको जगाया है और मैं मानती हूं कि इसको ये आगे ले जाया जाएगा। आज उन्होंने प्लांट कर दिया है ये, और उसमें जनता का जो रिस्पांस आया है उससे भी उत्साहित होंगे वो, और ये एक बहुत बड़ा हार का कारण बनेगा भाजपा की वहां कर्नाटक में। राजीव जी। जी संजय जी, ये आखिर भाजपा में कमजोर कड़ी अगर खोजा जाए तो कौन है? हालांकि बोला जाता है कि दो ही की भाजपा, मतलब दो या ज्यादा से ज्यादा ढाई, अगर अपने अध्यक्ष को भी उसमें ले ले तो 2.5 लोगों की भाजपा। कमजोर कड़ी कौन? कमजोर कड़ी है कि टीम ही नहीं है, सिर्फ कप्तान है। बीजेपी में सिर्फ कप्तान है। आप 2 लोगों की टीम कह लीजिए या आप कप्तान कह लीजिए, कैप्टन और उप कप्तान 2 ही लोग हैं, बाकी तो कोई है नहीं। और अब देखिए कि पूरी टीम इनकी किस तरह से एकदम, अभी कहा ना कि नीचे वाले लोग तो कोई है ही नहीं, 2 ही आदमी काम कर रहे हैं। भाई, इलेक्शन लड़ा जाएगा तो कर्नाटक के लिए कर्नाटक की टीम होगी, जैसे कांग्रेस की लड़ रही है, कांग्रेस की कर्नाटक की टीम है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस किसी गांधी परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बना दे और तब मैं मान लूंगा वगैरह, जैसे मोदी जी बोलते हैं वैसे बोल रहे थे। और उसके साथ ये दिखाया गया कि अब तो मतलब गांधी परिवार के नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष है। तो मोदी जी का जो मुद्दा था कांग्रेस के खिलाफ, भ्रष्टाचार, उसका कोई आधार नहीं था। गांधी परिवार, वो इन लोगों ने दिखा दिया। अच्छा शासन देना या अच्छा प्रशासन देना वो है नहीं, टीम इनके पास है नहीं। तो जो इनकम्पिटेंसी है वो सब तो दिख ही रहा है, था भी। उसके बावजूद जनता ने चुना था कि शायद ये पावर में आएंगे तो कुछ करेंगे, कुछ लोग जुड़ेंगे, लोग जुड़े भी, लेकिन सबको मिला के भी ये अच्छा गवर्नेंस तो नहीं दे पाए। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद या राहुल गांधी की यात्रा के बाद कहिए कि धीरे धीरे इनके खिलाफ लोग बोलने लगे या लोग आने लगे। सतपाल मलिक उसमें शामिल है, लेकिन वो राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद ही हुआ। और राहुल गांधी की पदयात्रा की बात जैसे चली थी वैसे ही नेशनल हेराल्ड का केस आ गया था। तो इनकी योजना तो थी ही कि राहुल गांधी को बोलने नहीं देना है। जो लोग बोल रहे थे उन सब लोगों को रोकने का, बंद करने का सब इंतजाम तो ये करते रहे थे। गुजरात में कोर्ट की क्या हालत है वो अब दिखाई दे रहा है। तो इन लोगों ने शासन के नाम पे किया क्या है वो बहुत क्लियर है। और पहले कहा जाता था कि शायद 2024 का इलेक्शन होगा ही नहीं,
2024 के इलेक्शन की बात तब चली जब ये लगभग श्योर हो गया कि 2024 तो ये क्लियरली जीत रहे हैं। बदली है, हालात बदले हैं बहुत बाद में, और अब ये स्थिति हो गई कि 2024 का इलेक्शन नहीं करवाएं, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन पहले तो यही लग रहा था कि 2024 का इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, शायद नहीं करवाएंगे, क्योंकि इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं था। इलेक्शन जीतने के हालात तो थे ही नहीं। जो इन्होंने किया था उन सब की पोल खुल जाएगी, या वो सब इस तरह बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगा। आप उसको जैसे भी देखिए, जो इन्होंने इंतजाम किए थे कि कोई कुछ बोलेगा नहीं, कोई विरोध नहीं कर पाएगा, वो सब बुरी तरह फ्लॉप हो गया है। और इसलिए इनसे संभाले नहीं समझ रहा है, और इन्होंने उसकी तैयारी नहीं की थी। अगर हिंदुत्व के दम पर ही जीतना है तो हिंदुत्व में यही कि कांग्रेस आएगी तो दंगा हो जाएगा। उसके मुकाबले प्रियंका गांधी का भाषण बहुत ही मैच्योर्ड है, बहुत ही बढ़िया से बहुत ही मैच्योर्ड पॉलिटिकल भाषण है। अगर हिंदुत्व की ही बात करनी है तो उसमें हिंदुत्व का क्या नहीं है? आशीर्वाद है, संयोग है, दादी है, 3 पुस्त है, 3 पुस्त को प्रणाम है, सब कुछ है। तो उस संस्कार है, सब कुछ है उसमें। वो हिंदुत्व ज्यादा बढ़िया से हो रहा है और दिखाई भी नहीं दे रहा है, कम से कम फूहड़ तो नहीं है, और बहुत बढ़िया से सारी बातें हैं। तो हिंदुत्व को और हिंदुओं को आकर्षित क्या करेगा? प्रियंका गांधी करेंगी। तो इनका ये कह देना कि दंगा करवाएगी कांग्रेस, वो सबको पता है कि दंगा कौन करवाती है। मैंने पिछली बार कहा था कि 70 से निखार उठा के दिखा लीजिए कि दंगा किसने करवाया, और जिसने करवाया उसको किसने फायदा दिया, वो रिकॉर्ड है। बोले सब जांच आयोग बनते रहे। अच्छा, पहले जांच भी होती थी, अब तो वो भी कुछ नहीं होता। तो बहुत ही बुरा हाल है, और अब लगभग सब पोल खुल गई है। इनको उम्मीद नहीं थी कि लोग इस तरह से बोलने लगेंगे। मतलब अखबार में भी खबर नहीं छपती थी, टेलीविजन चैनल सबको ये कंट्रोल कर रहे थे। मीडिया को कंट्रोल करने के लिए या यूट्यूब को कंट्रोल करने के लिए उपाय देखिए, आईटी एक्ट में जो वो नियम है कि सरकार जो कहेगी उसको डाउन करना पड़ेगा, ये नियम ही बहुत ही गलत है। और उस पर कुणाल कामरा का केस है, सरकारी वकील दलील दे रहा है कि उसका लोकस स्टैंडिंग नहीं है। लोकस स्टैंडिंग की बात है या कानून की बात है या जनहित की बात है? मुझे तो लगता है कि ऐसे व्यक्ति को सरकारी वकील होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये मेरा लोकस स्टैंडिंग है कि उनको सरकारी वकील नहीं रहना चाहिए। इस पे बहस होनी चाहिए। उनको सरकारी वकील के पद से हटाना। सरकारी वकील वो सरकार की भक्ति के लिए नहीं है या सरकार की चमचागिरी करने के लिए नहीं है, वो जनहित के लिए है। तो इस तरह से चीजों को मोड़ दिया गया है कि सरकारी वकील सरकार या एक पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में उसका सपोर्ट करेगा। मैं नहीं समझता कि सरकारी वकील का ये काम है। सरकारी वकील का काम तो जनहित देखना है, और एक नियम जो सरकार ने बनाया है वो अगर जनहित के खिलाफ है तो कोई भी उस पर केस कर सकता है। अब वो तो सरकार को बनाना नहीं चाहिए था, और कोई भी शिकायत कर सकता है। अब सरकारी वकील कह रहा है कि इसका लोकल स्टैंडिंग नहीं है कि वो इस पर केस करे, ये कोई बात है? तो ये व्यवस्था के नाम पर इन लोगों ने ये किया था, शासन के नाम पर इन लोगों ने ये किया था। तो इससे तो वोट मांग नहीं सकते। इससे ये हो सकता था कि कोई खिलाफ बोलता नहीं या खिलाफ वोट नहीं पड़ते। अब वो दोनों नहीं होने वाला है, और संभालना इनको आता नहीं है। भाई, नोटबंदी आपने किसी की सलाह पे कर दी, लेकिन उससे जो नुकसान हुआ उसको ठीक करने के लिए क्या करना है वो आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, और अगर है तो आपका इरादा नहीं है, आप जरूरत नहीं समझते उसके। तो दोनों तरह से देश का तो कबाड़ा कर दिया, देश का नुकसान ही किया है इन लोगों ने। तो ये अगर सबको, आवाम को नहीं समझ में आए, लोगों को लग गया कि मंदिर बन जाएगा तो वही बड़ा काम है, या मस्जिद गिरा दिया वही बहुत बड़ा काम था, तो मस्जिद गिराने के लिए आप कितने पुरस्कृत करेंगे, कितने दिन के लिए सत्ता सौंप देंगे? तो ये तो जनता देर से देर समझेगी ना। आखिर नौकरी रोटी सबको चाहिए, तो जब लोगों को नहीं मिल रहा है तो ये बातें साफ हो रही है। और उसमें जब कांग्रेस की एक्सपर्टीज या उसका अनुभव आ रहा है तो वो दिखाई दे रहा है कि ये तो चारों खाने चित है। लगभग वैसी ही स्थिति है कि लगभग चारों खाने चित है, और कांग्रेस जो चाह रही है वो कर रही है, और वो कन्वे हो रहा है। और इनका, और ये जो कहना चाह रहे हैं उसका बिल्कुल उल्टा असर हो रहा है। तो ये मतलब ये होना ही था, लेकिन हो गया, ये संयोग है, और इसको भी ये लोग संभाल नहीं पाए। ये इनकी इनकम्पिटेंसी है कि जो आपने रणनीति बनाई थी उसको भी नहीं संभाल पाए, या उसको इतनी आसानी से उसको छोड़ कर दिया गया और वो फूट गया या बेकार हो गया। ये भी इनकी इनकम्पिटेंसी है, और ये कांग्रेस की कम्पिटेंसी है जो दिखाई दे रहा है और लोगों को समझ में आ रहा है। जी जी, बिल्कुल प्रशांत जी, बहुत सारी बातें हैं, और जब भी हम लोग पॉलिटिकल समीक्षा करते रहे हैं तो उसमें हम लोग हमेशा हमने देखा कि बीजेपी को आगे रखने की कोशिश होती रही और रणनीतियां रही हैं ऐसी। लेकिन अब ये पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है, जो सर्वे आ रहे हैं, कल भी
कुछ चैनल पे और वैसे चैनल्स पे जो किसी भी हालत में आखिरी वक्त तक बीजेपी को जिताते थे, वो कांग्रेस को जिता रहे हैं। मतलब परिस्थिति बदली हुई है। कल एक चैनल पे सर्वे आ रहा था, उसको देख रहा था मैं, वहां भी मतलब अभी तक जितने सर्वे, हर सर्वे में कांग्रेस को एज है या पूर्ण बहुमत है, ये दिखाया जा रहा है। तो क्या कहीं ना कहीं रणनीतिक रूप से बीजेपी यहां पस्त हो चुकी है, कहीं ना कहीं बीजेपी यहां बिखर चुकी है, और यहां से बीजेपी का बिखरना क्या 2024 के लिए बीजेपी के लिए घातक होगा? क्या जो अभी बात कह रहे थे संजय जी कि 2024 में चुनाव होगा या नहीं होगा, इस पर एक प्रश्न चिन्ह था, वो अब वो प्रश्न चिन्ह भी खत्म होगा। इसके साथ कम से कम लोकतंत्र जिंदा है, ये हम मान के चलेंगे। बहुत सारे सवालों का जवाब 2024 तक जो हम ढूंढ रहे थे, वो कर्नाटक का जो रिजल्ट है वो देने जा रहा है। इस ढंग से देखा जाए कर्नाटक के चुनाव को। बिल्कुल राजीव जी, मैं भी आपको बताऊंगा कि बीजेपी ने इस चुनाव का हार का ठीकरा किस पे फोड़ना है और इस चुनाव में जो हो रहा है उसका विलेन कौन है उसको पहचान लिया है, और उसको पहचान लिया, लेकिन वो उसके खिलाफ कार्रवाई कितना कर पाएंगे ये मुश्किल काम है कहना, क्योंकि वो आरएसएस का से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। मैं उनका नाम भी बताऊंगा अभी। एक बात क्योंकि कर्नाटक में हो रही है, तो कर्नाटक में की इलेक्शन की बात में एक बहुत बहादुर लड़की का जिक्र करना चाहता हूं राजीव जी। उसका नाम है तबस्सुम शेख। याद होगी तस्वीरें सबको कि जब सैकड़ों पचासों मवाली उसके पीछे भाग रहे थे और वो अकेली लड़की जब वो हिजाब के खिलाफ का दौर चला रही थी वहां पे आरएसएस और बजरंग दल, और उस पूरे कांड में वो लड़की अकेले, और पीछे वो तस्वीरें आपको याद होंगी, उस लड़की ने कर्नाटक के प्री यूनिवर्सिटी बोर्ड में टॉप किया है आर्ट्स में। तबस्सुम शेख ने 600 में उसके 593 नंबर आए हैं। सोचिए उसकी लगन देखिए उस लड़की की कि किस मनस्थिति में उसने पढ़ाई की होगी, और उस मनस्थिति में उसने 593 नंबर लाई है 600 में। अब मैं बात करता हूं जी, जो मैं बात कह रहा था कि कौन है वो विलेन जिसको बीजेपी तलाशेगी। वो जी है बीजेपी के ही संगठन जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष। बीएल संतोष राजीव जी चुनाव से पहले बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। येदियुरप्पा से उनकी कभी नहीं बनी, और येदियुरप्पा से ना बनने की वजह जो भी हो, वो एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कुछ उनकी अपनी जो है महत्वाकांक्षाएं रही होंगी। शायद वो ये देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री बनने से पहले संगठन मंत्री थे, तो वो टेम्पलेट है एक ऊपर तक जाने का। तो वो बीएल संतोष साहब ने क्या किया कि जो एक्सपेरिमेंट हुए, येदियुरप्पा को काटना, किनारे करना, येदियुरप्पा के बेटे को टिकट न देना, ईश्वरप्पा को टिकट न देना, जगदीश शेट्टार का टिकट काट देना, लक्ष्मण उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सेवदी का टिकट काट देना, और ये सारे लोग जो है जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सेवदी ये चले गए कांग्रेस में। तो ये जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि लिंगायत नेताओं को साइडलाइन करो और एक नई लीडरशिप वहां पे क्रिएट करो, और वो शायद अपने लिए स्पेस क्रिएट कर रहे थे। और उनके साथ जो दूसरे व्यक्ति दे रहे थे वो जो है वो थे प्रहलाद जोशी। अब प्रहलाद जोशी का भी नाम आ रहा है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं वो, और कोल और पार्लियामेंट्री स्टोर वो भी कर्नाटक से आते हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी। और वो भी ये दोनों की पार्टनरशिप में कर्नाटक में इलेक्शन के ठीक पहले जो बीजेपी की मिडिल लीडरशिप में जो कंफ्यूजन हुआ, जो स्टेट लीडरशिप में कंफ्यूजन हुआ, जो टिकट काटे गए,
वो एक बड़ी वजह बनेगी बीजेपी में जो कंफ्यूजन है, और उस कंफ्यूजन की वजह से बीजेपी का एक ये हाल जो अभी दिख रहा है, जो स्टडी और सर्वे आ रहे हैं। अब देखिए, लेकिन एक बात हकीकत ये भी है राजीव जी, जैसे अमित शाह के बयान आ रहे हैं, मोदी का बड़ा अग्रेसिव होगा, योगी जी भी जाएंगे, योगी जी जब भी जाते रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उनको सीटों में तब्दील होता रहा है उनका मामला, और वो एक अलग इशू है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि अकेला फुटहोल्ड है कर्नाटक बीजेपी का दक्षिण भारत में, और शायद कोई मीडिया हाउस ये चर्चा नहीं कर रहा है शुरू से, जो डीवी लाइव पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं महीनों से, कि बीजेपी का साउथ में प्रेजेंस नहीं है, कंसंट्रेशन उनका जो है वो हिंदी बेल्ट में है, और वो साउथ में एक्सपैंड नहीं कर पाए। तो अब वो साउथ में एक्सपैंड नहीं कर पाए, तो अगर वो चाहेंगे कि बीजेपी जो मोदी साहब की केरला के रोड शो से कर ले, या कोई थर्ड फोर्थ रैंक के नेताओं को पार्टी में शामिल करा कर ले, तो बड़ा मुश्किल काम लगता है कि ए.के. एंटनी के बेटे को शामिल करके आप कर्नाटका में बीजेपी का झंडा जो है उठा दे, या मेट्रो मैन को सीएम कैंडिडेट बना के 80 साल से ऊपर की उम्र में, वो ये सब फेल्ड एक्सपेरिमेंट है जो बीजेपी करे, डेस्परेट एक्सपेरिमेंट है। लेकिन दक्षिण भारत में उनका दरवाजा बंद हो जाएगा। कर्नाटक में तो फिर भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, एक हिस्ट्री रही है, बड़े नेता कर्नाटक से आते रहे हैं, चाहे वो येदियुरप्पा हो, येदियुरप्पा से पहले भी बड़े नेता वहां से आते रहे हैं। तमिलनाडु, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, वहां तो कुछ भी नहीं है इनका। तो ये कर्नाटक की दुकान अगर बंद होगी तो साउथ इंडिया का रास्ता ही बंद हो जाएगा राजीव जी। जी, साउथ इंडिया का रास्ता बंद, तो नॉर्थ इंडिया की स्थिति कैसी है इसके बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। जरा आना चाहता हूं जल्दी दोनों हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी और दीपक पाचपोर जी, क्लोजिंग कमेंट आप दोनों के पास। अगर साउथ इंडिया का दरवाजा बंद तो नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया में बम्पर सीटें मिली थी। नॉर्थ इंडिया को जरा मिडिल इंडिया से जोड़ के, सेंट्रल इंडिया से जोड़ के देखा जाए तो नीचे के जो 2-3 स्टेट, गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सारे स्टेट्स में देखिए तो लगभग 95 से लेकर के 100% तक सीटें आई थी। और उसके बाद अब क्या उतनी सीटें आएंगी? अगर उतनी सीटें नहीं, क्योंकि इसलिए कर्नाटक की बात कर रहा हूं कि कर्नाटक में भी शानदार सीटें थी, और कर्नाटक का दरवाजा बंद, तो 2024 में फिर क्या होगा मोदी जी का? लेकिन बात अभी कर्नाटक की कर रहे हैं। किस रूप में, क्लोजिंग कमेंट के हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूं कि किस रूप में देखा जाए, क्या अब बिखरी हुई इस बीजेपी के पास, अब बीएल संतोष का नाम बता रहे थे अभी प्रशांत टंडन जी, और ठीकरा फोड़ने का एक जरिया भी मिल गया है, एक चेहरा भी मिल गया है। और बिल्कुल सही, बहुत सारी खबरें पिछले दिनों छपी हैं बीएल संतोष के बारे में और येदियुरप्पा के बारे में। येदियुरप्पा भी खफा हैं, बीएल संतोष भी खफा हैं, और जो लोग दिल्ली से हैं, पहुंच रहे हैं वहां, वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रहे हैं। सहारा अब सिर्फ एक आदमी का है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी सभाएं करेंगे वो उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि फिर गिनती तो होगी कि कितनी सभाएं प्रधानमंत्री ने की और कितनी सीटें लेके आए, वहां से भी उल्टा होगा। तो क्या अब बहुत बुरी तरह फंस चुकी है बीजेपी? क्या इसमें हम ये देखें आप दोनों से, और कल इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, आप तमाम साथियों के बीच भी लेके आएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां आखिर में एक आया है कि क्या हम ये देखें कि प्रधानमंत्री क्या करें क्या न करें वाली स्थिति में आ गए हैं कि अगर जाऊं और गवा दूं तो भी खराब है, ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नीचे जाएगा। ये है एक फिगर हिंदुस्तान का, बीजेपी का, वो अगर डाउन होगा तो बीजेपी बहुत तेजी से गिरेगी। अब ये माना जाए किस रूप में यहां वहापोर में फंसे, डोल ड्रम में फंसे प्रधानमंत्री को देखते हैं आप? अमलेंदु जी अनम्यूट। प्रधानमंत्री को कर्नाटक की हकीकत मालूम है।
और प्रधानमंत्री तय कर चुके हैं, प्रशांत जी की बात में ही जोड़ा जाए, उसकी तायीद की जाए कि प्रधानमंत्री भी तय कर चुके हैं कि ये ठीकरा किसके जरूर फोड़ा जाना है। इसीलिए प्रधानमंत्री की कम यात्राएं जो है वो कर्नाटक में हो रही है और प्रधानमंत्री इधर ज्यादा घूम रहे हैं। कुल मिला के अभी तक की जो स्थिति है वो यही है। अब आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन राजीव जी, जहां तक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री की चर्चा होगी कि नहीं होगी, कि क्या उनका स्ट्राइक रेट निकला, तो वो चर्चा नहीं होगी, क्योंकि चर्चा जो करता है वो मुख्य धारा का मीडिया जो है वो करता है। उसने तो मेघालय में भी चर्चा नहीं की थी, प्रधानमंत्री ने वहां कितनी सभाएं की और वहां नतीजा क्या निकला प्रधानमंत्री की सभाओं का। भाई प्रधानमंत्री ने बाहर लंबे लंबे रोड शो किए थे मेघालय में, और नतीजा क्या निकला था। तो मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि कर्नाटक का नतीजा भी जो है वो मेघालय जैसा ही कुछ होने जा रहा हो, तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री को पहले से ही समझ आया है, तो इसलिए जो BL संतोष जो है वो छाड़ किए गए हो। हालांकि BL संतोष के ऊपर आरोप जो जगदीश शेट्टार ने भी लगाए हैं, उन्होंने भी BL संतोष को जिम्मेदार ठहराया है कि कर्नाटक में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हो रही है उसके लिए BL संतोष जिम्मेदार है। तो राजीव जी, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS के बीच जो है अब चीजें काफी ज्यादा गहरी होती जा रही हैं, और मुझे लगता है कि ये संघर्ष वहां भी शुरू हो गया हो जी। तो 2024 तक आते आते हम इसको राष्ट्रीय स्तर पर RSS और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो है किसी संघर्ष के रूप में भी हम देख सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कर्नाटक के बाद ये संघर्ष की स्थिति पैदा होने वाली हो। क्योंकि कर्नाटक के जो नतीजे आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऊपर बिल्कुल लेना नहीं चाहेंगे और BL संतोष के ऊपर फोड़ना चाहेंगे। RSS कहेगा BL संतोष नहीं, जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो लामबंदी शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ा दिलचस्प मुझे लगता है कर्नाटक के चुनाव के बाद जो है 2024 तक होगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी और RSS के संबंध जो है वो सतह पर आते हैं कि नहीं आते हैं जी। और इसके बीच अगर महाराष्ट्र आ जाता है तब तो और भी बहुत बड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। क्या कहेंगे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, क्लोजिंग? जी राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है, 2 बार मैं बात कर चुका हूं कि कर्नाटक की सिचुएशन ऐसी है कि एक हम बिल्कुल एक्सट्रीम एक सोच पे जाए, ये कांग्रेस जो है वो यहाँ हार ही जाती है, तो भी उसका बहुत बड़ा नुकसान वैसा नहीं होगा जितना भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य को गंवाने के बाद होगा। दूसरी बात, इसके बाद जो लाइन में जो दूसरे राज्य लगे हैं जहां चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर कांग्रेस इसके बाद भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। कर्नाटक जीतने के बाद तो आप समझ लीजिए कि फिर तो कम से कम 3 राज्य तो ऐसे हैं कि जहां पर निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ तो उसके पास पहले से है, राजस्थान को भी शायद रिटेन कर ले, और उसके बाद मध्य प्रदेश को भी फिर से वो पैसे पा लेगी जो उसने पिछले समय भी पाया था। और जम्मू कश्मीर में जैसा अगर चुनाव होते हैं तो वहां पर PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है वो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है जिस तरीके से उनकी नजदीकियां हो रही हैं उस हिसाब से कुछ न कुछ गठबंधन होगा। और लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा खतरा कौन से राज्य गंवाने या पाने की बात नहीं है, इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कर्नाटक अगर हार गए तो मैं एक बार फिर से बोल देना चाहता हूं और रिकॉर्ड पर ले आना चाहता हूं इस बात को कि मोदी के खिलाफ इसके बाद जो असंतोष पार्टी के अंदर बढ़ेगा कि पहली बार जो है मोदी को जवाब देना पड़ेगा वहां पे। अब इस बार ये बात नहीं चल सकती कि वहां के किसी स्थानीय नेतृत्व के ऊपर आप इसका जिम्मा सौंप दें। लोग जान रहे हैं कि चुनाव जो है आप ही लड़ रहे थे, आप और शाह लड़ रहे थे और नड्डा लड़ रहे थे, और इसकी जिम्मेदारी है अब मोदी के खिलाफ, मोदी पर सवाल पूछा जाएगा, जवाबदेही तय की जाएगी, और पार्टी के अंदर भी असंतोष इसके बाद बढ़ सकता है मोदी के खिलाफ। 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन हो, इसके लिए बहुत बड़ा सवाल जो है वो शायद जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद उभर कर आएगा। अब पार्टी को और संघ को सोचना पड़ेगा। राजीव जी, आप कई बार ये बात कह चुके हैं और आप ये भी कह चुके हैं कि 2024 में शायद PM पद की उम्मीदवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्तमान हैं उनको ना मिले। खैर, इस पर चर्चा बाद में करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगी बीजेपी की तरफ से, इस पर भी विचार तो किया ही जाएगा। लेकिन आज की तारीख में कर्नाटक में चुनाव जो है वो बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। जल्दी ही उस दिलचस्पी को और नजदीक से देखने और आप तक पहुंचाने के लिए हम कर्नाटक में होंगे, आप तक पहुंचाएंगे वहां की पल पल की खबरें। और कांग्रेस अभी तक बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ हमेशा की तरह एक वरिष्ठ
बुद्धिजीवी पैनल मौजूद होता है और आप सब तक सबके विचार, अलग अलग विचारों को हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं और खबरें तो रहती ही हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप तमाम साथी, संजय जी, मीनू जी, प्रशांत टंडन जी, दीपक जी, अमलिंदु जी और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आप सबको बहुत शुक्रिया कि इस कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया। और आप तमाम साथी शुभचिंतक हमारे जो अब तक बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत